नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, राम राम, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने वर्ण विचार वाले बिंदु पर, और इस वर्ण विचार के बिंदु को हम अंतिम छोर पर ले आए हैं। आज इसकी अंतिम कक्षा होगी, और अब तक हमने जो जाना है, अब तक हमने जो पढ़ा है, इसमें स्वर पढ़ लिए, वर्ण व्यंजन पढ़ लिए, या मैं कहूँ समग्र वर्णों के बारे में हमने बातें की हैं। अब आज जिन पहलुओं पर मैं चर्चा करने वाला हूँ, नमस्कार सभी को, नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम। अब आ जाइए दोस्तों, अपना ध्यान कक्षा पे दीजिए। बिल्कुल आपका स्वागत है, और स्वागत की बेला का सही मजा तभी आएगा जब आप अब मुझसे जुड़ जाएंगे। बिल्कुल अब एकाग्रता के साथ आपका ध्यान अपने मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर की स्क्रीन पे होना चाहिए मेरे दोस्तों। आरंभ कर रहा हूं मैं आज का बिंदु। सुनिए, हमने अब तक पढ़ा है क्या क्या, भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या होती है, भाषा के प्रकार क्या हैं, हिंदी भाषा के संदर्भ से हमने अध्ययन करना आरंभ किया, जिसमें वर्ण पढ़ा, जिसमें स्वर पढ़ा, जिसमें व्यंजन पढ़ा, स्वरों के बिल्कुल प्रकार पढ़े, व्यंजनों के प्रकार पढ़े, इनकी संख्या से संदर्भ में हमने बात की है। आज हम छोटे छोटे 3-4 बिंदुओं पे बात करेंगे दोस्तों, बिल्कुल छोटे छोटे 3-4 बिंदुओं पे बात करेंगे। कुछ छूटी हुई बातें जो हमारे इस वर्ण विचार की पूर्णता के लिए अत्यावश्यक हमें जानना है। क्या, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा स्वरों से संबंधित बात। क्या, स्वरों की मात्रा। बिल्कुल आज सभी का मैं हर प्रकार के प्रश्न का जवाब भी दूंगा। पहले एक बार मुझे सुने। कल की जो कक्षा नहीं हुई थी उसका आपको पता नहीं चल पाया दोस्तों, इसकी वजह मैं नहीं, उत्कर्ष परिवार नहीं, आप खुद हैं। यदि आपने उत्कर्ष का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको इस प्रकार की सूचनाओं का पता भी नहीं लगेगा। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं, बिल्कुल उत्कर्ष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली कक्षाओं के शेड्यूल के बारे में आप जान सके दोस्तों। कल कौन कौन सी कक्षाएं कितने बजे होंगी, इसका शेड्यूल आज ही डाल दिया जाता है। पहले दिन ही अवगत करवा दिया जाता है कि कल कौन कौन सी कक्षाएं होंगी दोस्तों। आपको बिल्कुल कल कोई क्लास नहीं थी, कल कोई ऑनलाइन कक्षा नहीं हुई और इसका आपको पता नहीं चल पाया, इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं मित्रों, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। ये उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कर रखे होंगे, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर रखा होगा, तो वहां से भी आप टाइम का शेड्यूल पता लगा सकते हैं दोस्तों। तो अब आपकी जो ये बिल्कुल जो बातें थी, मन में शंकाएं थी, उन सभी का आपका समाधान हो चुका है। अब अपने बिंदु को आरंभ करते हैं। ध्यान दीजिए, स्वरों की वह बात जो हमें बेहद जानना आवश्यक थी, वह कौन सी है दोस्तों। आज मैं बात करना आरंभ कर रहा हूं कहां से, मात्रा से। आज हमारी जो कक्षा आरंभ होगी दोस्तों, वह होगी कहां से, मात्रा से। यह मात्रा क्या होती है, यह मात्रा क्या होती है दोस्तों। मात्रा को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से एक कक्षा में जो कक्षा नायक की भूमिका होती है, उसी प्रकार से मात्रा की भूमिका होती है। हम छोटी कक्षाओं में विद्यालय में पढ़ा करते थे, चाहे 9वीं कक्षा रही हो, 10वीं कक्षा रही हो, 11वीं कक्षा रही हो, उन कक्षाओं में हम देखते थे कि क्लास का एक मॉनिटर बनाया दिया जाता था, जो हमारी संपूर्ण कक्षा का प्रतिनिधित्व करता था। वही प्रतिनिधित्व करने वाली चीज क्या है, मात्रा। अर्थात स्वर को पूरा न लिखकर स्वर का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिस संकेत का हम प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, मात्रा कहा जाता है। अर्थात यह वास्तव में देखा जाए तो क्या है दोस्तों, स्वर का ही रूप है। यह क्या है दोस्तों, स्वर का ही रूप होता है, जो किसके साथ जोड़ते हैं, व्यंजनों के साथ जोड़ते हैं। किसके साथ जोड़ते हैं, व्यंजनों के साथ जोड़ते हैं। एक बार पुनः स्वागत है सभी का जो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं। अभी 5 मिनट ही हुई है, बिल्कुल अभी देरी नहीं हुई, बिंदु पहला ही शुरू किया है। आज की कक्षा क्या, मात्रा क्या होती है, कितनी होती है, इसके संदर्भ में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो ये एक स्वर का रूप है जो इस स्वर का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है दोस्तों, स्वर का प्रतिनिधित्व करता है। यदि हमें स्वर को लिखना है और उसके ठीक पहले कोई व्यंजन हो, तो हम क्या करते हैं, उनको मात्रा के रूप में लिखते हैं। यहां से पहला प्रश्न क्या पूछा जाता है, सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है, इनकी संख्या कितनी होती है।
दोस्तों सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है, क्या मात्राओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो मात्राओं की संख्या अगर पूछी जाए तो कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है। कितनी होती है मित्रों? 11 होती है। संस्कृत की कक्षा भी होगी, बिल्कुल सब चीजें मिलेंगी, पीडीएफ भी मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था, धैर्य रखिए दोस्तों। अभी पहला ही बिंदु आज पूर्णता की ओर है। पहले आपको बिना पूरा टॉपिक हुए कैसे पीडीएफ उपलब्ध हो सकती है दोस्तों? आज हम हमारे बिंदु को पूर्णता की ओर लेके जा रहे हैं। उसके बाद आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, सारे नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ध्यान दें मित्रों कक्षा की ओर। क्या दूसरा जो प्रश्न आ रहा है हमारे सामने, क्या स्वर का रूप कर या स्वर का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेतों को हमने क्या नाम दिया दोस्तों? मात्रा। अगली बात जो आई है वह क्या है? इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11। लेकिन दृश्य रूप में, लेकिन दृश्य रूप में ध्यान देना, अब अलग चीज बताने वाला हूं दोस्तों। लेकिन दृश्य रूप में हमें कितने मिलते हैं? 10। कितने मिलते हैं दोस्तों? 10 मिलते हैं। बिल्कुल मैं समझ, हाँ आपके कमेंट्स पढ़ पा रहा हूं। मैं द्वित्व वर्ण की भी बात करूंगा, मैं संयुक्त अक्षर की भी बात करूंगा। यदि आपने मेरे पूर्व के वीडियो को देखा होगा, पूर्व की कक्षाएं यदि नियमित सुनी हैं, देखी हैं, तो आपको इस प्रश्न का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं कि द्वित्व वर्ण क्या होता है। द्वित्व वर्ण क्या होता है, बिल्कुल उसका भी जवाब मिलेगा। मैना जी आपके प्रश्नों को मैं पढ़ पा रहा हूं, रीट की शिक्षण विधियां भी करवाऊंगा, काव्य शास्त्र भी होगा। एक व्यक्ति एक समय में एक ही विषय पढ़ा सकता है। पहले जो शुरू किया है उसको पूर्णता की ओर लेके चलेंगे, उसके बाद हम अगला बिंदु आरंभ करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा अपने बिंदु पे। क्या स्वर होते कितने हैं? 11। तो मात्राएं भी कितनी मानी गई? 11 मानी गई। लेकिन दृश्य रूप में ध्यान देना, हम कितने संकेत लिखेंगे दोस्तों? 10। कितने लिखेंगे दोस्तों? 10 लिखेंगे। अब बात आती है सर स्वर होते हैं 11 और मात्रा संकेत 10 ही क्यों? एक स्वर होता है दोस्तों, कौन सा? ए। इस ए स्वर की मात्रा, ए स्वर की मात्रा नहीं होती, अर्थात ए स्वर की मात्रा किस रूप में नहीं होती? संकेत रूप में नहीं होती दोस्तों। किसके रूप में नहीं होती? संकेत रूप में नहीं होती है दोस्तों। ए स्वर की मात्रा संकेत रूप में आप अलग से नहीं लिख सकते, अलग से नहीं लिख सकते। बहुत अलग चीजें बता रहा हूं दोस्तों, रटी रटाई बातों पे भरोसा करना भी नहीं है। क्यों? हम रटी हुई बात भूल जाते हैं। ध्यान देंगे इस चीज को। वापस से बता रहा हूं, मात्रा आज हमने आरंभ किया। मात्रा क्या होता है? एक स्वर का रूप है। और स्वर का कौन सा रूप? जो उसका प्रतिनिधित्व करता है। स्वर का प्रतिनिधित्व करने वाले कोई क्या कहते हैं? हम मात्राएं कहते हैं। जो ध्वनि संकेत हुआ करते हैं, स्वरों के ध्वनि संकेतों को हम मात्रा कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी थी? 11। लेकिन दृश्य रूप में जो मात्राएं होती हैं वो कितनी होती हैं दोस्तों? 10। कितनी होती हैं दोस्तों? 10 होती हैं। अब बात आती है कि सर स्वर तो 11 हैं और मात्रा संकेत 10 ही क्यों होंगे? जबकि स्वर तो 11 हैं, मात्रा संकेत 10 ही क्यों होते हैं? तो अभी अभी मैंने कहा दोस्तों, कौन सा एक स्वर आपको याद रखना है? कौन सा दोस्तों? ए। इस ए का कोई मात्रा नहीं होती, संकेत रूप में हम इस ए का कोई स्वर शो नहीं कर सकते। और इसी वजह से इस ए का एक नाम बता रहा हूं दोस्तों, यह नाम हमें याद रखना है। इस ए को कहा जाता है उदासीन स्वर। क्या कहा जाता है दोस्तों? उदासीन स्वर कहा जाता है। नई बात हमें पता चल गई। बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड के लिए काव्य शास्त्र पे भी हम चर्चा करेंगे। धैर्य बनाकर रहिए। अभी तक कोई किसी प्रकार का कोई विज्ञप्ति नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। मैं आपको वापस से भरोसा दिलाता हूं, आपने उत्कर्ष के मंच पे यकीन किया है, उत्कर्ष के मंच पे यकीन किया है, जो सदियों तक चलने वाली चीज है। इसमें लगातार बने रहिए, अपना विश्वास बनाए रखिए, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। दोस्तों जितने लोगों को आप बताओगे उतना ही आपका ही फायदा होगा। जितनी आप हमसे अपेक्षाएं रखोगे, हम भी आपसे यह अपेक्षा रखते हैं कि आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल करेंगे, टेलीग्राम ऐप को भी ज्वाइन करेंगे। दोस्तों तो आ जाइए वापस से अपने बिंदु पे। क्या कि स्वर तो 11 हैं, जबकि मात्रा संकेत कितने होते हैं? दृश्य रूप में 10। कितने होते हैं? 10। एक कौन सा स्वर है जिसका कोई मात्रा संकेत दृश्य नहीं होता? तो वह होता है दोस्तों कौन सा? ए। इसीलिए इस ए को क्या कहा जाता है दोस्तों? उदासीन स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उदासीन स्वर कहा जाता है। यदि आपको ये चीज सारी समझ में आ गई है मित्रों, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि मैं अब स्वरों के मात्रा संकेतों से आपको परिचित करवाऊं। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। अब मैं बात करता हूं आगे। क्या कि जो 10 मात्रा संकेत होते हैं दोस्तों, वे कौन कौन से हैं? वे कौन कौन से हैं? पहले मैं लिख रहा हूं क्या? स्वर। पहले मैं लिख रहा हूं आपके सामने दोस्तों क्या? स्वर। कौन कौन से हैं? देखो, एक तो है ए, एक है कौन सा? आ, एक है लघु ई, एक है दोस्तों दीर्घ ई,
फिर है आपका लघु ऊ, उसके बाद है दोस्तों दीर्घ ऊ, फिर है आपका क्या री, उसके बाद है मित्रों ए, नेक्स्ट है आई, उसके बाद में आता है दोस्तों ओ, और अंतिम आता है कौन सा दोस्तों औ। अब बात आती है क्या, इनके इनके स्वर संकेत क्या होंगे, इनकी मात्राओं के संकेत क्या होंगे। तो अभी अभी मैंने आपको बताया क्या कि ए का कोई मात्रा संकेत नहीं होता, ए का कोई मात्रा संकेत दोस्तों नहीं होता। तो मैं ए की मात्रा यहां नहीं लिखूंगा, यहां पर ध्यान रखना। इसी वजह से इसको क्या नाम दिया है मैंने अभी उदासीन स्वर। क्या नाम दिया है मित्रों, उदासीन स्वर। आ की मात्रा यदि आपको लगानी है तो एक खड़ी पाई के रूप में लगाएंगे। आ की मात्रा का संकेत कैसे होगा, एक खड़ी पाई के रूप में होगा। उसके बाद में ह्रस्व ई होगा, उसके बाद में दीर्घ ई होगा, लघु ऊ होगा, दीर्घ ऊ होगा, री, ए, आई, ओ और औ। मेरे दोस्तों ये आपके सामने मैंने इनकी मात्राओं के संकेत भी लगा दिए हैं। अब यहां से ध्यान दे लेना, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे मित्र, चाहे वो संस्कृत शिक्षा विभाग से हों चाहे सामान्य शिक्षा से हों, यहां से आपके छंद पे भी एक क्वेश्चन बनने वाला है। अभी मैं उसकी भी चर्चा करूंगा दोस्तों। ये एक दूसरे से जुड़ती हुई चीजें आ रही हैं। हिंदी में स्वर पढ़ रहे हैं इसका मतलब केवल स्वर नहीं पढ़ रहे, वर्ण पढ़ रहे हैं इसका मतलब केवल वर्ण नहीं पढ़ रहे। वर्ण सबसे पहला बेस टॉपिक होता है। देखो वर्ण से क्या बनाएंगे दोस्तों, शब्द, और शब्द से ही क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। तो हमें केवल वर्ण का पता लग गया तो समझ लो हिंदी पूरी आ चुकी है। इसीलिए मैंने इस बिंदु को बहुत विस्तार से और एक बारीक से बारीक पहलू पर भी मैंने बहुत विस्तार के साथ आपके सामने व्याख्यान प्रस्तुत किया, ताकि यह चीज हमें बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों ये स्वरों के क्या आ चुके हैं आपके सामने, मात्रा संकेत। ए का कोई मात्रा संकेत नहीं होता। इसके बाद में आ का मात्रा संकेत एक खड़ी पाई के रूप में लघु ई है, दीर्घ ई है, लघु ऊ है, दीर्घ ऊ है, ऋस्व ई है। हमारे पास ई जो होती री होती है ये लघु होती है। ए गुण स्वर, वृद्धि आई स्वर, ओ गुण स्वर और वृद्धि औ स्वर है, जिनके मात्रा संकेत आपके सामने लगा दिए हैं दोस्तों मैंने। अब बात आती है सर आगे इसमें क्या चीज जानना आवश्यक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो मात्रा के आधार पर हमने 3 भाग किए थे मित्रों। मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हुए थे दोस्तों, 3 प्रकार हुए थे। उन 3 में हमें 2 नाम याद रखने हैं। पहला नाम हमें जो याद रखना है वह कौन सा है दोस्तों, ह्रस्व का, और दूसरा नाम हमें याद रखना है दोस्तों कौन सा, दीर्घ का। ये दोनों नाम हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं, ये दोनों नाम हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं? बिल्कुल कजोरमल जी, आपके संधि की बात हम करेंगे कल। बहुत बड़ी घोषणा कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए। बहुत सारे मेरे मित्र ये भी कह देते हैं सर डाटा खत्म हो रहा है, नेट खत्म हो रहा है। कल आप अपने डाटा नेट बचा के रखना दोस्तों। कल हिंदी का सबसे ज्यादा कठिन समझा जाने वाला बिंदु शुरू करने वाला हूं। संधि की कक्षा कल आरंभ हो जाएगी मेरे दोस्तों। अब एक बार उस संधि के लिए आवश्यक जो चीज है उसी को समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। सीडी वाइज सीटी, बिल्कुल चरण वाइज चरण चलेंगे। एक सोपान पूरा करने के बाद दूसरे सोपान पे मैं आपको लेके चल रहा हूं। ध्यान से सुनना, एक एक बात को गौर से सुनना। हमें इन मात्राओं के आधार पर केवल 2 प्रकार के संकेतों का ध्यान रखना है। कौन सा, एक तो ह्रस्व का और एक दीर्घ का। देखो ह्रस्व जो स्वर है वो हमारे संख्या में कितने आए थे मित्रों, 4 आए थे। कितने आए थे दोस्तों, 4 आए थे। कौन कौन से आए थे 4, एक तो आया था ए, एक आया था लघु ई, एक आया था लघु ऊ और एक आया था मित्रों आपके पास कौन सा, री। कौन सा आया था, री। दीर्घ की बात करें तो दीर्घ हमारे पास कितने आए थे दोस्तों, दीर्घ हमारे पास जो संख्या आई थी वो कितने आई थी, 7। 7 में कौन कौन से आए थे दोस्तों, ध्यान देना एक बार वापस से। एक तो आया था आ, एक आया था दीर्घ ई, एक आया था दीर्घ ऊ, उसके बाद गुण ए, वृद्धि का आई, गुण स्वर ओ और वृद्धि स्वर कौन सा मित्रों, औ आया था। यह चीज मैं क्यों बता रहा हूं, अब यहां से समझना, अब यहां से समझना, बहुत काम की बात बता रहा हूं दोस्तों। क्या कि जो लघु स्वर होते हैं इनकी मात्राएं कितनी होती है दोस्तों, एक मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं मानी जाती है, एक मात्रा मानी जाती है। और जो दीर्घ स्वर होते हैं इनकी कितनी मात्रा मानी जाती है दोस्तों, 2 मात्रा मानी जाती हैं। कितनी मात्राएं मानी जाती हैं, 2 मात्राएं मानी जाती हैं। इसी से हमारा अगला बिंदु, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। अब आप केवल और केवल मेरी बात सुनिए, जब मैं आपको कहूंगा तब आप अपना थम्स अप करना। पहले सुनो मेरी बात। आपने कभी ऐसे प्रश्न का सामना किया होगा मित्रों
कि दिए गए शब्द में मात्राओं की गणना कीजिए। बहुत अच्छे से सुनना दोस्तों, दिए गए शब्द में मात्राओं की गणना कीजिए, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न आता है दिए गए शब्द में वर्णों की गणना कीजिए। दोस्तों दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, ध्यान से सुन लेना वापस से। पहला प्रश्न आता है क्या, दिए गए शब्द में मात्राओं की गणना कीजिए। अर्थात हमारे पास जो कोई शब्द दिया हुआ होगा उसमें मात्राओं की गणना करवाएगा कि इसमें कुल कितनी मात्राएं हैं, कुल कितनी मात्राएं हैं। अभी क्लास अपनी 9 बजे शुरू हुई थी रोजाना के समय पे। मेरे मित्र आज ही जुड़े हैं, पूछ रहे हैं क्लास कितने बजे शुरू होती है। अपनी कक्षा का समय दोस्तों हर दिन 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक रहता है। ध्यान दे दोस्तों, वापस से आइए बिंदु पे। मैंने कहा कि प्रश्न दो प्रकार से पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न क्या पूछा कि कोई शब्द दे दिया जाएगा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ये मात्रा शब्द लिखा हुआ है, और इसी में से क्वेश्चन आ जाए इस मात्रा शब्द में कितने स्वर हैं, इस मात्रा शब्द में कितने स्वर हैं, स्वरों की गणना कीजिए। तो अब गणना कैसे होगी वह सुनिए। अभी मैं प्रश्न आपके सामने रखने वाला हूं मित्रों, अभी मैं आपके सामने प्रश्न रखने वाला हूं क्या कि ह्रस्व जो स्वर हैं उनकी कितनी ती मात्रा गिनेंगे, एक मात्रा गिनेंगे। और दीर्घ जो स्वर हैं उनकी कितनी ती मात्रा गिनेंगे दोस्तों, दो मात्राएं गिनेंगे। दीर्घ कौन कौन से हैं आपको पता चल चुका है, बिल्कुल। और लघु कौन कौन से हैं, एक मात्रा वाले कौन कौन से हैं, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अर्थात मेरे कहने का आशय यह है कि जहां कहीं भी आपको किसी वर्ण पर ए की मात्रा दिखे, छोटी ई की मात्रा दिखे, छोटे ऊ की मात्रा दिखे और री की मात्रा दिखे, तो आपको एक गिनना है। कितना गिनना है, बिल्कुल ध्यान से समझना, कितना गिनना है मित्रों, एक। और यदि आपको आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ऐ, ओ और औ का यदि कोई स्वर बिल्कुल किसी भी स्वर का योग हो तो मात्राएं कितनी गिनोगे दोस्तों, दो गिनोगे। यहां तक की बात सुनिए वापस से। आज हमने जो कक्षा आरंभ की थी दोस्तों वह कहां से की थी, मात्रा से की थी। एक मेरे मित्र का सवाल था कि सर मात्राओं के बारे में आप बता नहीं रहे हो, पूरे स्वर पढ़ा दिए, व्यंजन पढ़ा दिए। दोस्तों धैर्य रखिए, मैंने आपको आरंभ की कक्षा में कह दिया था कि मेरी तरफ से यदि यह कह दिया जाए कि यह बिंदु अब पूरा हो चुका, उसके बाद यदि आपके जहन में कोई सवाल बचे तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल रख सकते हैं, उसका निश्चित रूप से जवाब मिलेगा। आज भी मैं बहुत सारे प्रश्नों की चर्चा करूंगा आज का ये सेशन खत्म हो जाने के बाद, तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, सारी बातों की चर्चा करने वाला हूं। मात्रा किसे कहते हैं, स्वरों का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेत मात्रा होते हैं दोस्तों। और इन मात्राओं में दृश्य रूप में हमारे पास 10 संकेत होते हैं, जबकि स्वर कितने होते हैं, 11। एक ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा दिखाई नहीं दे रही, वह कौन सा है दोस्तों, ए। और इस ए को क्या कहा जाता है, उदासीन स्वर कहा जाता है। उसके बाद हमने बात की कि 11 स्वर कौन कौन से हैं और उनकी मात्राओं के संकेत कौन कौन से हैं। मात्राओं की गणना करने के लिए आवश्यक कौन कौन सा हुआ कि किस स्वर की कितनी मात्राएं होंगी, किस स्वर की कितनी मात्राएं होंगी। अब मैं बात करने वाला हूं अगले बिंदु पे, ध्यान दो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अगली बात जो अपन कर रहे हैं वह क्या है, जैसे हमारे पास शब्द आ गया, क्या शब्द है आपके पास, कमल। प्रश्न सुनना मित्रों, उसके बाद आप जवाब देना। दिए गए शब्द में स्वरों की संख्या बताओ या दिए गए शब्द में मात्राओं की संख्या बताओ। इस शब्द में मात्राएं कितनी हैं, इस शब्द में मित्रों मात्राएं कितनी हैं। मैं आपके सामने विकल्प रख रहा हूं, मैं आपके सामने विकल्प रख रहा हूं दोस्तों, ध्यान देना। 3, 4, 5 और 2। बताइए मित्रों, आपके सामने प्रश्न है, दिए गए शब्द में कितनी मात्राएं हैं, दिए गए शब्द में कितनी मात्राएं हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छा प्रयास है मित्रों। अब तो इतनी शीघ्रता से आपके जवाब आ रहे हैं कि मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूं दोस्तों। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जानकर कि आपके ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ये चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं दोस्तों। ध्यान देना, आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि आप समझ पा रहे हैं, मेरी शैलियाँ आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं दोस्तों। ध्यान देना, एक मित्र ने जवाब दिया है एक भी नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता दोस्तों। यहाँ पर तो मात्राएं हैं, यहाँ पर तो मात्राएं हैं। अब एक बार आप जवाब देना रुकिए, बिल्कुल आप अब एक बार कमेंट करना रुके दोस्तों, मैं गिनना बता रहा हूं ताकि अगले प्रश्न का जवाब आप और भी शीघ्रता से दे सको। कैसे गिनेंगे मात्राओं को, हमारे पास जो भी शब्द दिया हुआ होगा
हम क्या करेंगे, उसमें जो वर्ण में व्यंजन में जो स्वर जुड़े हुए हैं उसके अनुसार हम मात्राओं के संकेत निर्धारित करते हैं। देखिए दोस्तों, कै में क्या जुड़ा हुआ है, ए, और ए की मात्रा कितनी होती है, एक। में भी क्या जुड़ा हुआ है, ए, अर्थात मैं की ए की मात्रा कितनी होती है, एक। और ले में क्या जुड़ा हुआ है, ए, और ले की भी मात्रा कितनी होती है, एक। अर्थात इस शब्द में कुल कितनी मात्राएं हैं दोस्तों, तीन। जिसका जवाब तीन था दोस्तों, वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का जवाब सही है, आप सभी का जवाब सही है। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, अब आपका जवाब, अरे आप जवाब देना बंद कीजिए दोस्तों, ताकि मैं अगली चर्चा आरंभ कर सकूं। फिर आप कहेंगे कि सर समझ में नहीं आया, दोहरान करें। आप एक बार जवाब देना रोकिए ताकि हम आगे की बात आरंभ कर सकें। अगर इसमें जैसे शब्द लिख दिया जाए, जैसे शब्द लिख दिया जाए कोमल, अब आपसे पूछा जाए कि मात्राएं कितनी होगी, तो हमें और कोई बदलाव नहीं करना दोस्तों। यहां पर कै के ऊपर ओ मात्रा जुड़ी हुई है और हमें पता है ओ दो मात्राओं का स्वर है, तो यहां पर दो मात्राओं का संकेत कैसे होगा दोस्तों, एस की तरह होगा। कैसे होगा दोस्तों, एस की साइन में होगा। और जो एक एक वाले हैं, में भी एक है, ले में भी एक है, अर्थात इस शब्द में कितनी मात्राएं हैं दोस्तों, कुल चार मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं दोस्तों, चार मात्राएं हैं। यहां तक की बात समझ में आई। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वह क्या आता है, मात्रा गिनना हमें आ रहा है दोस्तों। बहुत बहुत खूब, शाबाश, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, आप सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों। लेकिन अब ध्यान देना, चुनौती भरा प्रश्न तो मैं अब रखने वाला हूं, चुनौती भरा प्रश्न तो मैं अब रखने वाला हूं दोस्तों। और उस प्रश्न की ओर जरा ध्यान दीजिए, उस प्रश्न की ओर जरा ध्यान दीजिए। मैं मात्राएं आपसे नहीं गिनवाऊंगा। अब अगला जो मेरा प्रश्न है, इस शब्द में आप मुझे बताएं कुल वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों। इस शब्द में आप मुझे बताएं कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों। और आपके सामने विकल्प हैं 3, 4, 5 और 6। मेरा प्रश्न बदल चुका है मित्रों, मेरा प्रश्न बदल चुका है दोस्तों। मैं पूछ रहा हूं कमल शब्द में, कमल शब्द में अब आपको बताना है क्या, वर्णों की संख्या। अब क्या बतानी है दोस्तों, इस कमल शब्द में वर्ण बताने हैं आपको, मात्रा नहीं बतानी। अब हमें क्या बताना है, वर्ण बताने हैं। कमल शब्द में कुल वर्ण कितने हैं दोस्तों, जवाब दीजिए जरा। बहुत सारे मेरे मित्र जवाब दे रहे हैं 3, बहुत सारे मित्रों के जवाब आ रहे हैं 6। आश्चर्य तो अब होने वाला है दोस्तों। मैं बिल्कुल ऐसी ही चीजें आपके सामने रखने वाला हूं जो आपने कभी देखी भी नहीं है, कभी सुनी भी नहीं है दोस्तों। 3 का जवाब देने वाले मित्र ध्यान दें, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। और जो 6 वर्ण, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे मेरे मित्र शीघ्रता से 6 लिख रहे हैं। इसमें 6 भी नहीं है दोस्तों, इसमें 6 भी नहीं है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 5। आश्चर्यचकित कर देने वाला जवाब है। ये 5 क्यों हैं, अब आप जरा अपना कमेंट बॉक्स, इसको विश्राम दीजिए मित्रों, विश्राम दीजिए ताकि मैं बिंदु पे आगे बढ़ सकूं। इसमें 5 क्यों हैं, नई चीज जानने को मिलेगी दोस्तों। 5 क्यों हैं, दिए गए शब्द में वर्णों की संख्या पूछ रहा है और वर्णों की संख्या कितनी आ रही है मित्रों, 5। ये 5 क्यों आए, यह बात जानना बेहद आवश्यक है दोस्तों, बेहद आवश्यक है दोस्तों। इसके बिल्कुल, अब आप 3 और 4 और 6 चुनने वाले मित्र जरा ध्यान दें। अब आप जवाब देना बंद कीजिए। मैं इसका सही जवाब बता चुका हूं दोस्तों। इसमें वर्ण है कितने, कुल 5। कितने हैं दोस्तों, 5 हैं। अब ये 5 क्यों आए, अब ये 5 क्यों आए, यह चीज जानिए। हम क्या करेंगे, जब भी इस प्रकार के प्रश्न से हमारा सामना हो, क्या कि हमें कोई वर्ण दे दिया जाए, हमें कोई शब्द दे दिया जाए और उसमें से वर्णों की गणना करवाता है, तो हम क्या करते हैं, दिए गए शब्द के सभी वर्णों को अलग अलग लिख देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, अलग अलग लिख देंगे। जैसे यहां पर कै को जैसे ही स्वर रहित किया तो कै में हमें पता है ए जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम मैं को जैसे ही स्वर रहित करेंगे तो मैं में भी मित्रों क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है। और अंत में जो क्या जुड़ा हुआ है, ले। और हमें पता चला कि ले में भी क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, ए जुड़ा हुआ है। याद रखने की बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अंतिम वर्ण गिना जाता है, सदैव नहीं गिना जाता। कब नहीं गिनेंगे और कब उसकी गणना करेंगे, वह चीज जानने की है। यदि अंतिम वर्ण के रूप में, यहां पर जो नोट करने वाली बात है दोस्तों वह क्या है, ध्यान दीजिए। यदि किसी शब्द का, यदि किसी शब्द में अंतिम स्वर ध्वनि,
यदि किसी शब्द में अंतिम स्वर ध्वनि ए हो तो उसे अलग से नहीं गिनेंगे। कुछ समझ में आया मित्रों? मैंने क्या कहा कि यदि किसी शब्द में अंतिम ध्वनि ए स्वर है, यदि किसी शब्द की अंतिम ध्वनि ए हो तो इस ए को स्वतंत्र नहीं गिनना। क्यों? क्योंकि ए उदासीन स्वर था मित्रों, मात्रा वाले बिंदु का ही विस्तार है ये। हम केवल मात्राएं रट के छोड़ देते हैं मित्रों, वहां से प्रश्न ही नहीं आता, क्योंकि मात्राएं कौन से स्वर की क्या मात्रा है यह सभी को पता होती है। प्रश्न ये पूछे जाते हैं, कमल शब्द दे दिया, दिए गए शब्द में वर्णों की संख्या बताइए। और ध्यान देना, यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण ए स्वर हो या अंतिम ध्वनि ए स्वर हो तो उसको अलग से नहीं गिना जाएगा। ए के अलावा किसी भी प्रकार का कोई स्वर दे दिया जाए उसे हम गिनेंगे। ध्यान से समझ में आया दोस्तों? यह बात आप जान चुके हैं। फिर से मैं एक शब्द लिख रहा हूं, जैसे यहां पर लिखा हुआ मिल जाए, शब्द आ जाता है जैसे शेरनी। अब आपको कहा जाए दिए गए शब्द में वर्णों की गणना कीजिए, तो यहां पर ध्यान देना, से में क्या जुड़ा हुआ है मित्रों? ए जुड़ा हुआ है। उसके बाद रे में क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है। और ने में क्या जुड़ा हुआ है मित्रों? दीर्घ ई जुड़ा हुआ है। यहां पर 2 और 2 4 और 2 6, अर्थात इस दिए गए शब्द में हमें जवाब क्या देना होगा? वर्ण संख्या 6 होगी, जबकि इसमें जवाब क्या होगा मित्रों? वर्ण संख्या 5 होगी। कितनी होगी? 5 होगी। ये दोनों बातें आप भली भांति जान चुके होंगे। क्या? कि यदि किसी शब्द में अंतिम वर्ण ध्वनि ए हो तो उसे अलग से नहीं गिनेंगे, और यदि ए के अलावा किसी भी स्वर को अंतिम ध्वनि के रूप में रखा जाता है तो उसे गिना भी जाता है, अर्थात वर्णों की संख्या 6 हो जाएगी। और यहाँ 5 क्यों हुई? ये दोनों बातें आप जान चुके हैं मित्रों। पूरी बात मैं वापस से दोहरा रहा हूं। उदासीन स्वर उसे कहा जाता है जिसका कोई मात्रा संकेत नहीं होता और जिसका अवग्रह बनाया जा सके। दोस्तों फिर से एक नया शब्द बोल गया हूं, इसीलिए तो कहता हूं हर क्षण आपके कान अलर्ट रहने चाहिए। प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक वाक्य में आपके साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं साझा कर लेता हूं। उदासीन स्वर क्या होता है दोस्तों? वह स्वर जिसका कोई स्वतंत्र मात्रा संकेत नहीं होता और जिसका अवग्रह बनाया जा सके। ए का अवग्रह होता है मित्रों, ए का अवग्रह होता है। जब हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो इस अवग्रह रूप की मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, उस समय आएगा। अभी हमें इतना सा ध्यान रखना है, क्या ए को नहीं इसलिए गिनते क्योंकि इस ए का कोई स्वतंत्र संकेत नहीं होता मित्रों, इसलिए ए को नहीं गिना जाता। यहां तक की बात समझ में आई है दोस्तों? तो एक बार अपना थम्स अप कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। और मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। यह मात्रा और मात्रा से संबंधित चर्चा पूर्ण होती है अपनी। अगली नए बिंदु के साथ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। अब बात आती है क्या अगली जो महत्वपूर्ण चर्चा मैं आरंभ करने वाला हूं। हमने केवल जाना है क्या? मात्रा के संकेत, मात्राओं की गणना और किसी भी शब्द में वर्ण की गणना। हमने क्या क्या जान लिया? मात्रा किसे कहते हैं, कितनी होती है, कौन से स्वर की मात्रा संकेत किस तरीके से लगाई जाती है, और उसके बाद कोई हमें शब्द दे दिया जाए तो उसमें वर्ण कैसे गिने जाएंगे और उसमें मात्राएं कैसे गिनी जाएंगी। इन सब बातों की चर्चा हम कर चुके हैं दोस्तों। अब अगला तथ्य मैं आरंभ करने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वह क्या है? ध्यान दीजिए। व्यंजनों को स्वर रहित करना बहुत ही अच्छा बिंदु है दोस्तों। यह आपके एनसीईआरटी हिंदी व्याकरण में भी नहीं मिलेगा दोस्तों। बहुत अलग कंसेप्ट बढ़ाने वाला हूं, व्यंजनों को स्वर रहित करना। और इसके हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नियम पढ़ेंगे। यहां से भी हमें बहुत अच्छी बातें जानने को मिलेंगी। बिल्कुल लगातार बने रहिए मित्रों, लगातार बने रहिए। आज की कक्षा में मैं पूरे वर्ण विचार का सार रखने वाला हूं आपके साथ में। संपूर्ण वर्ण विचार बिंदु का
मैं एक ऐसा समग्र सार आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि सर हम ऐसा कुछ कभी जाने न कभी पढ़े। अभी तो एक पद्धतियों के नियम और आएंगे, शब्दकोश और साहित्य कोश की पद्धतियों की चर्चा भी हम करेंगे मित्रों। केवल इतना ध्यान रखना है अब आपको कि आप अपने कमेंट लिखना बंद कीजिए और अपने मोबाइल स्क्रीन पे ध्यान दीजिए मित्रों। बिल्कुल आपकी नजरें लगातार गड़ी रहनी चाहिए। क्या आरंभ कर रहा हूं, व्यंजनों को स्वर रहित करना। हमें पता है कि व्यंजन वर्ण जो होते हैं, व्यंजन वर्ण जो होते हैं दोस्तों, वे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन वर्ण जो होते हैं वे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और हम जब चाहें ताड़नजात वर्णों के अलावा, लाइनों पे गौर करना दोस्तों, मैं जो शब्द बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। व्यंजन वर्ण जो होते हैं वे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और हम जब चाहें ताड़नजात व्यंजनों के अलावा किसी भी व्यंजन को स्वर रहित कर सकते हैं, किसी भी व्यंजन को स्वर रहित लिख सकते हैं। अब यदि हमें किसी भी व्यंजन को किसी शब्द में स्वर रहित रूप में लिखना हो, अर्थात आधा लिखना हो, तो किस किस तरीके से लिखा जा सकता है, यहां पर चर्चा आएगी मेरे मित्रों। आपके द्वित्व की भी यहीं पर चर्चा आएगी मेरे दोस्तों, आपके संयुक्त अक्षर की भी। वापस से सुनना, मैं जो इस बिंदु की भूमिका बता रहा हूं, ऐसे टॉपिक आपको पाठ्यक्रम में इसलिए नहीं मिलते दोस्तों, ये शब्द शुद्धि में जुड़ते हैं। आज बताऊंगा आपको कि प्रश्न कैसे आता है और हम गलती कहां कर बैठते हैं। हम संधि समास उपसर्ग प्रत्यय 4 बिंदु रट के चले जाते हैं दोस्तों। इन 4 बिंदुओं से हिंदी कुछ नहीं बनने वाली। हिंदी में वर्ण, शब्द और वाक्य का समग्र चर्चा हम करेंगे, समग्र चर्चा करेंगे। तो ध्यान दे लेना, व्यंजनों को स्वर रहित कैसे किया जाता है। तो मैंने क्या कहा कि किसी भी व्यंजन को शब्द में यदि आधा लिखना हो तो किस तरीके से उसका हम प्रयोग करेंगे, किस तरीके से हम उसे आधा लिख सकते हैं, उनके तरीकों की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले आता है इसके संदर्भ में हमारा नियम नंबर 1। व्यंजनों को स्वर रहित करने के नियम नंबर 1 की मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं यहां पर। क्या मैंने एक बार पहले चर्चा की थी आपसे कि किसी भी वर्ण के ऊपर जो लाइन खींचते हैं उसे कहा जाता है मित्रों शिरोरेखा। क्या कहा जाता है दोस्तों? शिरोरेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शिरोरेखा कहा जाता है। और ये जो हम खड़ी पाई के रूप में लगा रहे हैं, इसे नाम क्या दिया? खड़ी पाई। इसे क्या नाम दिया दोस्तों? खड़ी पाई नाम दिया है। अर्थात किसी भी वर्ण को लिखने के लिए हम एक कच्चा चित्र बनाते हैं। बिल्कुल खंडान्वय विधि पढ़ेंगे जब शिक्षण विधियों में, उस समय भी मैं इसकी चर्चा करने वाला हूं। छोटा बच्चा, छोटा भाई बहन, छोटा शिशु जब विद्यालय में जाना आरंभ करता है, हम कभी जब विद्यालय गए थे तो सबसे पहले जब कैवर्ण लिखना सीखा था तो उसके पहले हमें यह कच्चा प्रारूप बनाकर दिया गया था और हाथ पकड़कर सर के द्वारा, अध्यापक या अध्यापिका के द्वारा इस प्रकार से कैवर्ण का रूप हमारे हाथों से लिखवाया गया। बिल्कुल ध्यान देना। तो माना कि यह क्या है? माना कि यह क्या है? कोई वर्ण है। नियम बता रहा हूं, नियम को ध्यान से समझना, बहुत महीन बात बताने वाला हूं दोस्तों। कुल व्यंजन कितने हैं? 33। कुल व्यंजन कितने हैं दोस्तों? 33 व्यंजन हैं। इन 33 व्यंजनों को आधा कैसे लिखेंगे? सुनना ध्यान से, एक एक शब्द पे गौर करना। मैं पूरी लाइनें लिखूंगा नहीं, केवल बोल के बताऊंगा। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो ही समझ पाएंगे, अन्यथा समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अब कमेंट करना बंद कीजिए और सुनना आरंभ कीजिए ध्यान से। क्या कि वे वर्ण, व्यंजनों की बात कर रहा हूं, वे व्यंजन वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, वे व्यंजन वर्ण जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और जो इस खड़ी पाई से पहले आरंभ होकर पहले ही पूर्ण हो जाते हैं। मैंने क्या बोला दोस्तों? एक एक शब्द को वापस से दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनना। वे व्यंजन वर्ण जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और जो खड़ी पाई से पहले आरंभ होकर पहले ही पूर्ण हो जाते हैं। खड़ी पाई से पहले आरंभ होते हैं और पहले ही पूर्ण हो जाते हैं। जैसे मैं एक कै वर्ग का उदाहरण लेकर के बताऊंगा इस चीज को। इस कै वर्ग से आप सारी बात समझेंगे। केवल एक ही वर्ग से बताऊंगा, सारी चीजें, सभी नियमों को इसी एक लाइन से समझने का प्रयास करेंगे। क्या कि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग हो और जो इस खड़ी पाई से पहले पूर्ण हो जाते हैं। जैसे ख वर्ग देख, बिल्कुल कै वर्ग का ये ख वर्ण देखिए, इसमें खड़ी पाई का प्रयोग हो रहा है और यह इससे पहले पहले ही पूरा हो रहा है। तो वे वर्ण
जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और जो इनसे पहले आरंभ होते हैं पहले ही पूरे हो जाते हैं। मतलब यह हुआ कि खड़ी पाई को लांग कर आगे नहीं जाते। जैसे एक कै वर्ण देखिए लांग कर आगे निकल रहा है मित्रों। इस प्रकार के वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं मित्रों। यदि आपका ध्यान केवल सुनने में होगा तो आप ये सारी बातें समझ पाएंगे। ये ऐसी बातें हैं जो आपको हर जगह हर किताब में नहीं मिलेंगी। ध्यान से सुनिए। वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और जो खड़ी पाई से पहले शुरू होकर पहले ही पूर्ण हो जाते हैं, ऐसे वर्णों को बात करते हैं। ऐसे कुल वर्ण होते हैं हिंदी में कितने? 22 व्यंजन हैं। कितने हैं दोस्तों? 22 व्यंजन हैं। इन 22 व्यंजनों को आधा लिखने के लिए इस खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। खड़ी पाई को दोस्तों क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। मैंने बहुत काम की बात बोली है, ध्यान से सुनना, एक बार वापस से दोहरान कर देता हूं। वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और जो इसे लांग कर आगे नहीं जाते, मतलब पहले ही पूरे हो जाते हैं। पहला प्रश्न आता है, ऐसे कितने व्यंजन होते हैं दोस्तों? 22। कितने व्यंजन होते हैं? 22। यदि उन्हें किसी शब्द में आधा लिखना हो तो खड़ी पाई हटाकर आधा लिखा जाता है। उन्हें खड़ी पाई हटाकर आधा लिखा जाता है। जैसे एक उदाहरण की बात कर रहा हूं, मेरे को ये ग वर्ण दिखाई दे रहा है, घ वर्ण दिखाई दे रहा है, ख वर्ण दिखाई दे रहा है। इन तीनों को मुझे किसी शब्द में आधा लिखना है तो देखो ग वर्ण जो था इसका हम क्या करेंगे? ये खड़ी पाई वाला वर्ण है और खड़ी पाई से पहले पूरा हो रहा है, तो आधा करने के लिए इसकी खड़ी पाई को हटा देंगे मित्रों। यह है ग वर्ण आपका स्वर रहित हो गया है, आधा लिखा दिया गया है। बिल्कुल ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पर ख वर्ण है दोस्तों, जैसे यहाँ पर क्या है? ये ख वर्ण है दोस्तों। तो इस ख वर्ण में मुझे आधा करना हो तो वही बात, खड़ी पाई को हटा दूंगा तो ये ख वर्ण भी क्या हो जाएगा दोस्तों? आधा हो जाएगा। जैसे ये घ वर्ण है, घ वर्ण दोस्तों, जैसे ये घ वर्ण है, खड़ी पाई का वर्ण है, आधा लिखना है तो मैं इस खड़ी पाई को हटा दूंगा, ये आधा हो जाएगा। मतलब वे वर्ण मैं 22 के 22 वर्ण बताऊंगा आपको 33 व्यंजनों में से 22 निकालना बताऊंगा आपको। दोस्तों तरीका तो समझिए, धैर्य रखिए, कोई चीज बाकी नहीं छोड़ूंगा। इतना विस्तार से हर पहलू को बता रहा हूं, भरोसा तो कीजिए कि सब विषयों पे, सब बिंदुओं पर बहुत विस्तार से चर्चा होगी। ध्यान देना। केवल 22 वर्णों की बात कर रहा हूं अभी दोस्तों। 33 व्यंजनों में से केवल 22 का तरीका बताया है। क्या? कि इन 22 वर्णों को हम आधा करने के लिए खड़ी पाई हटा देंगे, ये आधे हो जाएंगे। केवल 22 की बात कर रहा हूं। ये नियम नंबर 1 था। तो नियम नंबर 1 को हम क्या करेंगे? थोड़ा सा इसको परिभाषा के शब्दों में मैं बांधने की कोशिश करता हूं। ध्यान से लिख समझिए इसको कि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग हो, वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और वे इसे लांघ कर आगे नहीं जाते, और वे इसे लांघ कर आगे नहीं जाते, उन्हें आधा लिखने हेतु क्या की जाती है दोस्तों? उन्हें आधा लिखने हेतु खड़ी पाई हटा दी जाती है। खड़ी पाई हटा दी जाती है। पहली बात, ऐसे वर्ण कितने हैं दोस्तों? 22 वर्ण। कितने वर्ण हैं दोस्तों? 22 वर्ण। 33 में से 22 हटा दीजिए, अभी कितने बचे हुए हैं? 11 बचे हुए हैं। क्या बचे हुए हैं दोस्तों? 11 वर्ण बचे हुए हैं। उन 11 की मैं चर्चा करूंगा, 11 आपके सामने रख दूंगा, तो उन 11 के अलावा बचे हुए 22 हम यहां सम्मिलित कर लेंगे। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने लिख देता हूं। जैसे ग, और इसको आधा लिखना है तो इसकी खड़ी पाई के बिना लिख देंगे। समझ में आ गया मित्रों? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यह व्यंजनों को आधा करने का पहला नियम था। कितने वर्णों की बात कर चुका हूं दोस्तों? मैं व्यंजन में 22 व्यंजनों की बात कर चुका हूं। अगले नियम पे बढ़ता हूं मैं। अब ध्यान दीजिए, नियम नंबर 2, इसका आ जाएगा नियम नंबर 2। क्या होगा? ध्यान से सुनना। वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और जो इसे लांघ कर आगे भी निकल जाते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं दूसरे नियम में। क्या? वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और जो इसे लांघ कर आगे भी निकल जाते हैं। सबसे पहली बात, ऐसे वर्ण कितने होंगे? ऐसे वर्ण कितने होंगे दोस्तों? केवल 2। केवल कितने वर्ण हैं? 2। क्या?
एक तो है आपका कौन सा कै वर्ण, और एक है दोस्तों पै वर्ग का दूसरा फै वर्ण। एक कौन सा है फै वर्ण, अर्थात कै और फै ये दो वर्ण ऐसे हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग भी हो रहा है, जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग भी हो रहा है और वो इसे लांग कर आगे भी निकल रहे हैं दोस्तों। वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और जो इसे लांग कर आगे निकल जाते हैं, इन्हें यदि आधा करना हो तो बीच में से तो खड़ी पाई हटा नहीं सकते, और आगे जाने वाले भाग को यदि पूरा हटा देंगे तो कै का आगे जाने वाला भाग पूरा हटा दिया दोस्तों तो ये वह बन जाता है, और फै का आगे जाने वाला भाग यदि पूरा हटा दिया जाए तो ये पै बन जाता है। ऐसे वर्णों को आधा करने का तरीका ध्यान से समझना कि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और जो इसे लांग कर आगे निकल जाते हैं, उन्हें आधा करने हेतु दोस्तों बहुत अलग चीज बता रहा हूं, आगे जाने वाले भाग को आधा हटा दिया जाएगा। उन्हें आधा करने के लिए दोस्तों आगे जाने वाले भाग को क्या करते हैं, आधा हटा देंगे। पूरा हटा दिया तो ये वैवर्ण बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, वैवर्ण बन जाता है। जैसे ये कैवर्ण था, अगर मैं इसका आगे जाने वाला भाग पूरा हटाऊं तो यह वैवर्ण बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा दोस्तों, वैवर्ण बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, जो आगे जाने वाला भाग था उसे दोस्तों केवल और केवल कितना मिटाया है, आधा हटा दिया। कितना हटा देंगे, यहां पर आधा हटा देंगे। बहुत बारीकी से समझना कि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और जो इसे लांग कर आगे जाते हैं। पहला प्रश्न आता है ऐसे वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो ऐसे वर्ण होते हैं केवल दो। केवल कितने होते हैं, दो। कौन कौन सा है, एक तो कै वर्ण है और एक दोस्तों फै वर्ण है। इन दोनों वर्णों को यदि आधा लिखना हो तो आगे जाने वाले भाग को मित्रों, आगे जाने वाले भाग को क्या करते हैं, हम आधा हटा देते हैं, आधा हटा देते हैं। जैसे आपके सामने उदाहरण भी आता है मुक्त और मुफ्त। यहां से एक प्रश्न का और जवाब सुन लीजिए। यदि हमें पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में, यदि हमें पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी होती है, तो सदैव जवाब 4 होगा। सदैव जवाब कितना होगा, 4। लेकिन यहां पर ध्यान देना, कै और तय यह भी एक संयुक्त अक्षर है, फै और तय यह भी एक संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर का मतलब होता है पहला वर्ण आधा और उसके बाद वाला वर्ण पूरा हो। अर्थात जब आपको 1.5 वर्ण लिखे हुए मिल जाएं तो उन्हें संयुक्त अक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, संयुक्त अक्षर कहा जाता है। और यदि जो पहले आधा है और जो बाद में पूरा है, ये दोनों एक जैसे वर्ण हो, जैसे मक्का, ये दोनों वर्ण जिसमें आधा वर्ण और जो एक वर्ण है ये समान हो या सम हो या एक जैसे हो। क्या हो दोस्तों, एक जैसे हो, तो इन्हें कहा जाता है दोस्तों द्वित्व वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, द्वित्व कहा जाता है। यह बात भी समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। अभी एक मेरे मित्र ने सवाल किया था, सर द्वित्व क्या होता है, उसके प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। ये सभी के लिए काम की बात है। क्या कि जब पहला वर्ण आधा और दूसरा वर्ण पूरा और दोनों अलग अलग होते हैं तो उन्हें तो कहा जाता है दोस्तों क्या, संयुक्त अक्षर। क्या कहा जाएगा दोस्तों, संयुक्ताक्षर कहा जाएगा। और यदि दोनों वर्ण समान हो, और यदि दोनों वर्ण समान हो तो उन्हें द्वित्व कहा जाता है। अब आइए बिंदु पे, तो हमारा जो वर्णों को स्वर रहित करने का या व्यंजनों को जो आधा करने का दूसरा नियम था, व्यंजनों को जो आधा करने का दूसरा नियम था, वह नियम क्या हुआ कि यदि ऐसा कोई वर्ण जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग हो, खड़ी पाई का प्रयोग हो और खड़ी पाई का प्रयोग हो और वह उसे लांग कर भी आगे जा रहे हैं, वह उसे लांग कर भी आगे जा रहे हैं, तो ऐसे वर्णों को आधा लिखने के लिए आगे जाने वाले भाग को आधा हटा देंगे। क्या कर देंगे, आधा हटा देंगे। यहां तक की बात आई। ऐसे कितने वर्ण होंगे दोस्तों, 2 वर्ण होंगे। 22 वर्णों को खड़ी पाई हटा के आधा लिख दिया और 2 वर्णों को हमने आगे जाने वाले भाग को आधा हटा दिया। बचे कितने, अब केवल 9 वर्ण बच रहे हैं दोस्तों। कितने वर्ण बच रहे हैं, 9। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं उनकी 9 वर्णों की चर्चा और कर सकूं आपके साथ में। बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। हाँ, ये नियम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में बिल्कुल पूरा शब्द से नियम मिलेगा दोस्तों। आपने अभी तक क्या किया है, चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल नहीं किया, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन नहीं किया, तब तक आप ऐसा नहीं करोगे आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है मित्रों। आप सब चीज मुफ्त में प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, हम दे रहे हैं, लेकिन लेने का सही तरीका तो अपनाइए, लेने का सही तरीका तो अपनाइए। अच्छे विद्यार्थी के जो गुण होते हैं वे आप में है मित्रों। बस आप एक बार उन गुणों को थोड़ा सा सामने रखिए, हमें भी लगे कि हाँ
हमारे विद्यार्थी, हमारे मित्र, हमारे विद्वान साथी जिस अपेक्षा के लिए हमसे जुड़े हैं, हम उस अपेक्षा पे उन पे खरा उतरे मित्रों। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ता हूं दोस्तों। अगला नियम आएगा नियम नंबर 3, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा सा अलग भी होगा और यहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नियम नंबर 3 क्या? वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग ही नहीं होता। खड़ी पाई का प्रयोग होने वाले वर्ण कितने हो गए? 22 तो अलग और 2 और, अर्थात 24। तो बचे हुए कितने हैं? 9 वर्ण। 9 वर्ण ऐसे हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता। कौन कौन से हैं वे 9 वर्ण? मैं आपके सामने उल्लेखित कर रहा हूं दोस्तों। देखो, सबसे पहला आता है क वर्ग का 5वां, उसके बाद में आता है दोस्तों च वर्ग का दूसरा, उसके बाद में आते हैं ट वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, ध्यान से समझते चलो मित्रों। इसके बाद में आता है एक तय वर्ग का तीसरा, एक आपके आता है मित्रों रे वर्ण, और एक आपके मित्रों आता है कौन सा? है वर्ण। ये 9 वर्ण हो चुके हैं आपकी आंखों के सामने। बिल्कुल, ये 9 वर्ण ऐसे हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं हो रहा। अब आप सभी गिनिए, अभी आप गिनिए, इन 9 में खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता। 2 ऐसे हैं जो खड़ी पाई को लांग कर आगे जाते हैं। तो 9 तो ये, और क और फ 2 वे, अर्थात इन 11 के अलावा बचे हुए 33 व्यंजनों में जितने भी हैं उन सबको खड़ी पाई हटा के आधा लिखा जा सकता है। उन सभी को आधा लिखा जा सकता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? ये 8 वर्ण आपकी आंखों के सामने ऐसे आ गए दोस्तों जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता। अब इन्हें आधा कैसे लिखा जाए? सर जी फर्स्ट ग्रेड के लिए काव्य शास्त्र भी पढ़ाइए। बिल्कुल राम प्रकाश जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं और मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बार पहले ये चीज तो पूरी जान लीजिए मित्रों, इसके बाद हम उस सेशन पे भी बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी 2 घंटे 3 घंटे की कक्षाएं हों जिनमें 1 घंटे शिक्षण विधियों की रहेगी, 1 घंटे आपके काव्य शास्त्र आरंभ हो सके, और एक उसके अलावा एक साहित्य का इतिहास भी आरंभ कर सकूं दोस्तों, ताकि हम समय पे पाठ्यक्रम को पूर्ण कर सके। लेकिन उसके लिए मैं जो अपेक्षाएं रखता हूं, बिल्कुल जो मैं अपेक्षाएं रखता हूं, आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल नहीं किया, वो कीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए, बताइए अपने दोस्तों को कि काम की बात जो विषय है, बिल्कुल बिल्कुल जो एक भाषा के रूप में एक भाषा के विद्यार्थी को जानना आवश्यक है, उनसे मैं आपका परिचय करा रहा हूं मित्रों। ध्यान दीजिए, ये 9 वर्ण ऐसे हैं। कुल कितने वर्ण हैं दोस्तों? 9 वर्ण हैं। इन 9 वर्णों में खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता। पहला प्रश्न क्या है? यह सभी परीक्षाओं में है, ध्यान देना, पाठ्यक्रम का बिंदु सभी में आएगा, क्योंकि शब्द शुद्धि का बिंदु है जो वर्ण विचार से संबंध रखता है। शब्द शुद्धि कोई नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाऊंगा आपको, और ये तरीके बता रहा हूं कि कैसे जुड़ते हैं शब्द शुद्धि में। आप किस तरीके से किस वर्ण को आधा लिखोगे, कौन से को पूरा लिखेंगे। तो क्या ये 9 वर्ण ऐसे हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता? सबसे पहला प्रश्न, क्या इन 9 वर्णों को किस नाम से जाना जाता है? जिन 9 वर्णों में खड़ी पाई का प्रयोग हो रहा था वे तो हो गए खड़ी पाई वाले वर्ण, अर्थात 22 और 2 24 वर्ण तो ऐसे हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग हो गया। ये 9 वर्ण ऐसे हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता। तो इन 9 में से इस एक रे वर्ण के अलावा ये जो बचे हुए 8 हैं, ये जो बचे हुए 8 वर्ण हैं दोस्तों, इन्हें कहा जाता है गोल वर्ण। फिर से नया नाम आ गया सर, बिल्कुल मेरे दोस्तों, ये नई चीजें मैं आपके लिए लेके आया हूं। इन 8 वर्णों को क्या कहा जाता है दोस्तों? गोल वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गोल वर्ण कहा जाता है। अब गोल वर्ण कैसे कहा जाता है वह कारण जानिए। इन सभी वर्णों को लिखने के लिए अंत में नीचे हमें पेन को गोल घुमाना पड़ता है। देखिए, मैं इसका गोल वर्ण इनको सूचित कर रहा हूं कि ये गोल कैसे हैं। देखिए दोस्तों, इन सभी में नीचे जो पेन है वह गोलाई ले रहा है, अर्थात नीचे हम इसको थोड़ा सा गोल करके लिखते हैं। इसीलिए इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है? गोल वर्ण कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है मेरे मित्रों? गोल वर्ण कहा जाता है। यहां तक की बात आपके अगर समझ में आ चुकी तो अब मैं बताऊंगा कि इन्हें आधा कैसे लिखना हो। इन 8 वर्णों को गोल वर्ण कहा जाता है दोस्तों, और यदि इनमें से किसी भी वर्ण को आधा लिखना हो दोस्तों तो केवल एक तरीका है मेरे दोस्तों, और वो तरीका है क्या? इन सब के साथ हम हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या है तरीका दोस्तों? इन सब के साथ हम हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ये देखिए, मैं इनके नीचे हल चिन्ह का प्रयोग कर रहा हूं, दोस्तों, और ये सभी के सभी वर्ण आपकी आंखों के सामने आधे नजर आ रहे हैं।
अर्थात वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता, वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता। इन 8 वर्णों को दोस्तों, इन 8 वर्णों को हमें गोल वर्ण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? गोल वर्ण, बिल्कुल गोल वर्ण के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अंत में गोल घुंडी की तरह हमें पेन को घुमाना पड़ता है और इन्हें यदि आधा लिखना हो तो इनके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है, हलंत लगा दिया जाता है। यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आई दोस्तों। अब हमारे पास केवल और केवल एक वर्ण बचा हुआ है। कौन सा? रैवर्ण बचा हुआ है। अब इस रैवर्ण की क्या स्थिति है, इसे हम आज आधा कैसे लिखेंगे, इसका तरीका जानने से पहले एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, ताकि मैं आगे बढ़ा सकूं। बिल्कुल बहुत अच्छे से समझो इसको, आराम आराम से पढ़िए। यहां तक की बात हो चुकी। अब हमारे पास केवल एक वर्ण बचा हुआ है। कौन सा? रैवर्ण। सवाल यह उठता है क्या कि न तो ये खड़ी पाई का वर्ण है और न ही ये गोल वर्ण है, तो इस वर्ण का नाम क्या है दोस्तों? पहला ही प्रश्न आता है। तो दोस्तों इस वर्ण को कहा जाता है क्या? रेफ वर्ण। क्या कहा जाता है दोस्तों? रेफ वर्ण कहा जाता है। और इसे किस किस तरीके से लिखा जाएगा मित्रों? इसे हम 4 प्रकार से लिखते हैं। आश्चर्य करने की बात नहीं है, हम इनका प्रयोग भी करते आ रहे हैं। कल एक मेरे मित्र ने पूछा था, सर ट्रक में क्या चक्कर है? वो ट्रक का चक्कर आज समझ में आएगा मेरे दोस्तों। आप यदि लगातार बिल्कुल इस वीडियो को देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो आपके सवाल का जवाब आज मिलने वाला है दोस्तों। मैंने कहा था आपसे कि मैं किसी प्रकार का कोई पहलू नहीं छोड़ने वाला। आज बात करता हूं रैवर्ण के रूप की। क्या बात करेंगे आज दोस्तों? इस रैवर्ण के रूप पढ़ेंगे। और रैवर्ण के रूप होते हैं मित्रों 4। मेरा कहने का आशय यह है कि हम भाषा में, शब्दों में इस रे को 4 प्रकार से लिखते हैं। कितने प्रकार से लिखते हैं दोस्तों? 4 प्रकारों से लिखते हैं। सबसे पहला देखिए, यदि आपने रे को इस प्रकार से लिखा है तो समझ लेना यह स्वर सहित है। दोस्तों कैसा रे है? स्वर सहित है। अर्थात इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये रे क्या है? पूर्ण वर्ण है। इसमें स्वर जुड़ा हुआ है। ये रे आधा नहीं है, इसमें ए की मात्रा जुड़ी हुई है। पहला तरीका बिल्कुल इसे लुंठित भी कहा जाता है, इसे प्रकंपित वर्ण भी कहा जाता है। लेकिन जिस प्रकार से सभी व्यंजनों के और स्वरों के आगे हम एक प्रत्यय जोड़ के बोलते हैं, कार प्रत्यय जोड़ के बोलते हैं, इस रे वर्ण के आगे कार प्रत्यय नहीं जुड़ता। इस रे का जब भी हम जिक्र करेंगे, विसर्ग संधि में ऋतु विसर्ग संधि पढ़ेंगे, उस समय मैं कहूंगा कि रेफ वर्ण आदेश होता है दोस्तों, न कि रकार आदेश होता है। मेरा कहने का आशय यह है कि किसी भी व्यंजन या स्वर के साथ यदि हमें उच्चारण करना है तो कै कबूतर को कबूतर और ख को खरगोश नहीं बोलेंगे, उसे ककार और खकार बोला जाता है। किसी भी स्वर का हम जिक्र करते हैं तो जैसे ए को अकार, आ को आकार, ई को इकार बोला जाता है, ऐसे ही रे को रकार नहीं बोलते दोस्तों। किस नाम से जानेंगे? रेफ वर्ण के नाम से जानेंगे दोस्तों। किस नाम से जानेंगे? रेप वर्ण के नाम से जानेंगे। प्रकंपित या लुंठित वर्ण इसे उच्चारण के आधार पर दिया गया नाम है। इसका उच्चारण जो होता है वह ग्रसन से होता है, इसलिए मेरे दोस्त इसे कहा जाता है लुंठित या प्रकंपित वर्ण, जिसकी चर्चा मैं बहुत पहले कर चुका हूं। यदि आप नियमित मेरे साथ बने हुए हैं तो इस प्रकार का प्रश्न आपके जहन में आ ही नहीं सकता मित्रों। यदि आपने पूर्व की कक्षाएं लगातार देखी हैं और अगर फिर भी आपके दिमाग से ये चीज भूल में हो सकता है गलतियां, तो आप इस प्रकार की चीज को एक बार प्रत्यक्ष स्मरण में लाइए कि इस प्रकार का जिक्र हमें ध्यान में रख के ही करना है। पहला तथ्य मैंने क्या बताया कि यदि रैवर्ण ऐसे लिखा हुआ है तो समझना यह स्वर सहित है, अर्थात पूरा है। पहला तरीका। दूसरा देखिए, यदि कोई भी खड़ी पाई का वर्ण, अब एक एक शब्द को सुनना मित्रों, बहुत काम की बातें बोलने वाला हूं। एक एक शब्द 1-1 लाख रुपए का है, ये मान के चलें। बिल्कुल बहुत ही महंगी बात बोलने वाला हूं। और वो क्या है सुनो। अब वे वर्ण जो खड़ी पाई के हैं, क्या है दोस्तों? खड़ी पाई का है और स्वयं स्वर रहित है। खड़ी पाई का कोई भी वर्ण है। खड़ी पाई के कितने व्यंजन हैं मित्रों? 24। कितने हैं? 24। इन 24 में से कोई भी वर्ण स्वयं आधा है और उसके साथ हमें रे को पूरा जोड़ना हो। उसके साथ हमें क्या जोड़ना है? रे को पूरा जोड़ना हो। ध्यान से समझना,
कोई भी वर्ण है जो खड़ी पाई का है और ये स्वयं कैसा है दोस्तों, आधा है, और इसके साथ हमें रे पूरा जोड़ना हो, उसके साथ हमें रे को पूरा जोड़ना हो, तो हम कैसे लिखें, बिल्कुल हम कैसे लिखें, तो ध्यान देना, यदि कोई भी खड़ी पाई का वर्ण हो और ये खुद आधा हो और उसके नीचे यदि और उसके साथ हमें रे को पूरा जोड़ना है मित्रों, तो हम ऐसे रे को तिरछी लाइन के रूप में जोड़ते हैं। नीचे तिरछी लाइन के रूप में रे जोड़ा जाता है दोस्तों। 24 वर्णों की बात कर रहा हूं। 24 वर्ण कौन कौन से हैं हमें पता चल चुका, 9, 8 तो गोल वर्ण और एक इस रे के अलावा जो बचे हुए 24 वर्ण हैं जिन्हें खड़ी पाई के व्यंजन कहा जाता है, उन खड़ी पाई के व्यंजनों में खुद कोई सा भी आधा है और उसके साथ यदि रे को पूरा जोड़ना है तो नीचे रे पूरा लिखा जाता है। यह भी आपका रे जो होगा यह मित्रों स्वर सहित होगा। अब इसका उदाहरण देना, इसका उदाहरण देखो, एक शब्द आता है जैसे प्रकाश, एक शब्द आता है दोस्तों प्रकाश। हमें देखने में तो यह लगता है कि इसमें पे के नीचे रे जुड़ा हुआ है, पे के नीचे रे जुड़ा हुआ है, और प्रथम दृष्टि में हम पाते हैं क्या कि पे पूरा है और रे आधा है दोस्तों, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही बयां करती है। वह क्या बयां करती है कि दिए गए शब्द में पे वर्ण स्वर रहित है, पे वर्ण आधा है, खड़ी पाई का पे आधा है और रे में ए जुड़ा हुआ है। रे में क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, ए जुड़ा हुआ है, रे स्वर सहित होगा। वे 24 वर्ण जो खड़ी पाई के हैं और स्वयं स्वर रहित हो और उसके साथ स्वर सहित रे वर्ण जोड़ना हो तो नीचे तिरछी लाइन के रूप में जोड़ा जाता है। ये रे की स्थिति दूसरी होती है दोस्तों। 24 के साथ रे को कैसे जोड़ते हैं पता चल चुका, अकेला रे कैसे लिखा जाता है पता चल चुका। अब बात आती है मेरे दोस्तों उस गोल वर्ण की जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। क्या, मान लीजिए कोई भी आपके सामने ये गोल वर्ण है, कोई भी आपके सामने गोल वर्ण है, तो पहली तो मुझे ये बताओ, बिल्कुल पहली बात जो मुझे आपको बतानी है क्या, कि इन्हें आधा कैसे करते हैं, हलंत लगाकर। आधा कैसे लिखते हैं, हलंत लगाकर। और दूसरा तरीका रे को कैसे जोड़ते हैं, तिरछी लाइन के रूप में। अर्थात अभी मेरे मित्र ने लिखा है क्या, ट्रक। इस ट्रक शब्द में टे क्या है, स्वर रहित है, तो ये लो जी मित्रों मैंने क्या कर दिया, इस टे को आधा कर दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना। अब दिए गए शब्द में टे वर्ण स्वर रहित है, टे वर्ण स्वर रहित है, हलंत लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ में मुझे रे पूरा जोड़ना है। और पूरा रे कैसे जुड़ता है मित्रों, तिरछी लाइन के रूप में जुड़ता है। कैसे जुड़ता है, तिरछी लाइन के रूप में जुड़ता है। अब यहां पर हम क्या गलती कर बैठते हैं, इस पूरी की पूरी पंक्ति को हम रे वर्ण समझ बैठते हैं दोस्तों, जबकि ये पूरा का पूरा रे वर्ण नहीं है। अब इसमें आप देख सकते हैं मैंने 2 संकेत लगा रखे हैं। क्या, एक तो यहां पर हलंत जुड़ा हुआ है और एक आपका कौन सा आ रहा है दोस्तों, रे वर्ण आ रहा है। ये टे वर्ण के नीचे हलंत जुड़ा हुआ है और ये नीचे क्या जुड़ा हुआ है आपका दोस्तों, रे वर्ण जुड़ा हुआ है। अर्थात किसी भी गोल वर्ण के नीचे ये तो हलंत जुड़ता है, और इस प्रकार से जो हम दूसरी लाइन जोड़ते हैं ये तो हो गया आपका रे पूरा, और ये है आपका कौन सा, हल चिन्ह। ये कौन सा है दोस्तों, हल चिन्ह है। यह बात आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, यह बात आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। बहुत प्रकार के शब्द हैं, तो इसमें भी ये रे क्या होता है दोस्तों, स्वर सहित होता है। क्या होता है दोस्तों, स्वर सहित होता है। अर्थात यह भी पूर्ण होता है। जैसे ट्रक है, ड्रम है, हर्षव है, बिल्कुल हर्षव, ये इस प्रकार के शब्द हैं जिनमें हम देखते हैं कि गोलवर्ण के नीचे अगर रे जोड़ना हो तो तिरछी लाइन के रूप में जोड़ेंगे, और गोलवर्ण को आधा करने के लिए इनके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। तो हमें ये उल्टे वी की तरह जो आकृति दिखती है, ये पूरा वर्ण रे नहीं होता, इसमें 2 ध्वनि संकेत हैं। इसमें 2 ध्वनि संकेत हैं दोस्तों, एक तो इसमें हलंत जुड़ा हुआ है, और एक इसमें रे वर्ण जुड़ा हुआ है दोस्तों, और वो रे भी क्या होता है, पूरा। ये रे की तीसरी स्थिति हो गई मेरे मित्रों। ये रे की कौन सी स्थिति हो गई मित्रों, तीसरी स्थिति हो गई। रे की चौथी स्थिति से मैं आपको यहां पर परिचित करवा देता हूं, ध्यान दीजिए। 3 स्थितियां में बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं कि इस प्रकार से रे लिखा गया है। अकेला लिखा है पूर्ण रे, खड़ी पाई के वर्ण के साथ यदि रे जोड़ना है तो नीचे तिरछी लाइन के रूप में, गोल वर्ण के साथ रे जोड़ना है तो यह तरीका होगा, हलंत भी और यह भी। अब आता है चौथा, ये तो पूरा ही पूरा लिखा, आधा कैसे लिखेंगे। तो स्थिति नंबर 4, लाइन के ऊपर लगा दिया, लाइन के ऊपर लगा दिया। क्या कर दिया, लाइन के ऊपर लगा दिया। एक शब्द लिख रहा हूं, जैसे शब्द आता है पर्व,
ये ऊपर जो रे लगा हुआ है दोस्तों, यह रे रेफ के नाम से जाना जाता है। अब समझ में आया होगा आपको कि मैंने इसको रेफ वर्ण क्यों कहा था, मैंने इसे रेफ वर्ण क्यों कहा था। तो लाइन के ऊपर जो लगाते हैं झंडी की तरह, यह वाला रे जो होता है, यह होता है आधा। इसे आप कह सकते हो स्वर रहित। इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, स्वर रहित। अर्थात लाइन के ऊपर जो रे लगता है वह क्या होता है दोस्तों, वह स्वर रहित होता है दोस्तों, वह क्या होता है, स्वर रहित होता है। अब हमें समस्या आ जाती है कि सर इतने सारे याद कैसे होंगे। रे वर्ण के तो आपने 4 तरीके बता दिए, रे वर्ण के तो आपने कितने तरीके बता दिए, 4 तरीके बता दिए। वापस से सुन, बिल्कुल वापस से सुनना, चारों तरीके क्या हैं। ये तो है रे वर्ण स्वतंत्र, अकेला रे वर्ण पूरा लिखा हुआ है। दूसरा क्या, खड़ी पाई का वर्ण खुद तो आधा था, उसके साथ रे हमने पूरा जोड़ना, तो क्या कर लिया, नीचे तिरछी लाइन के रूप में जोड़ दिया। तीसरा, गोलवर्ण खुद आधा हो और रे को पूरा लिखना हो, तो हम एक तिरछी लाइन के रूप में और गोलवर्ण के नीचे हलंत लगा के लिख चुके। अब बात आती है, ये तो पूरे ही पूरे हैं, ये तो पूरे ही पूरे हैं दोस्तों। अब बात आती है क्या कि रे वर्ण खुद आधा कैसे लिखा जाएगा। तो ये खुद आधा लिखा जाएगा ऊपर। अब इन सब बातों को आप याद नहीं करें, एक लाइन बोल रहा हूं, वो सारी बातें समाहित करते हुए आएगी। क्या कि जो दोस्तों ये देखो, ये सिरोरेखा है, यहां भी ये सिरोरेखा है और यहां भी ये सिरोरेखा है। इतना सा याद रखना है क्या कि सिरोरेखा से नीचे जो रे है, ये सिरोरेखा से नीचे है, यह भी सिरोरेखा से नीचे है और यह भी सिरोरेखा से नीचे है। तो जो सिरोरेखा के नीचे लिखा जाता है, चाहे वो कैसे भी आए, चाहे वो तिरछी लाइन के रूप में हो, चाहे गोलवर्ण के नीचे जुड़ा हुआ है, चाहे अकेला लिखा हुआ है, सिरोरेखा के नीचे जो लिखा हुआ रे होता है वह सदैव पूर्ण होता है। सिरोरेखा के जो नीचे लिखा हुआ होता है वह सदैव क्या होता है दोस्तों, पूरा होता है। और सिरोरेखा के जो ऊपर आता है वह क्या आता है, सदैव आधा आता है। क्या आता है दोस्तों, आधा आता है, स्वर रहित आता है। या आप भी कह सकते हो कि जो पाँव में है, जो पाँव में है वह पूरा होगा और जो सिर पर है वह क्या होता है दोस्तों, अधूरा होता है। हम भी नहीं कहते क्या, जैसे क्षेत्रीय बिल्कुल बिल्कुल ग्रामीण अंचलों में हमें एक बात सुनने को मिलती है कि यह तो बहुत सिर चढ़ गया, यह तो बहुत सिर चढ़ गया। सिर क्यों चढ़ गया, क्योंकि वह ऐसी गलतियां करता है जिन्हें हम बदमाशियां कहते हैं दोस्तों। तो पाँव पड़े अर्थात जो पाँव में है वह पूरा है और जो सिर चढ़े वह अधूरा है। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं मेरे मित्रों। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं अगले तथ्य का पता आपको लगा सकूं कि मैं बात कहना क्या चाहता हूं। बिल्कुल जैसे आपके जहन में शब्द वर्ण आ रहा है प्री, ये रे नहीं है मित्रों, ये तो री स्वर है। मैंने अभी अभी बताया था कि री का मात्रा संकेत ऐसे टे टमाटर की तरह गुंडी जोड़ते हैं। ये तो पे के नीचे री जुड़ा हुआ है दोस्तों, गृह में भी आता है। ये रे नहीं है, ये री है, ये री की मात्रा जुड़ी हुई है मित्रों। यहां तक की बात समझ में आ चुकी तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अब ध्यान देना मित्रों, यह था हमारा कौन सा, मात्रा किसे कहते हैं, मात्राएं कैसे कैसे लगती हैं, कैसे गिनी जाती हैं, व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है, व्यंजनों को आधा कैसे किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, अब एक महत्वपूर्ण पहलू पे मैं चर्चा करने वाला हूं, जो गत बार भी 2015 स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में 2 प्रश्न पूछे गए थे, जहां से बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। व्याकरण के पार्ट में वर्ण विचार का बिंदु था। कौन सा, ध्यान देना, शब्दकोश व साहित्य कोश। ऐसे बिंदु हैं जो किताबों में जिक्र ही नहीं मिलता मित्रों। शब्दकोश और साहित्य कोश, उपयोग व पद्धतियां, शब्दकोश और साहित्य कोश की उपयोग पद्धति। अब यह बिंदु का नाम जरा अटपटा है, यह बिंदु का नाम जरा अटपटा है। हम सोच रहे हैं क्या आ गया, शब्दकोश क्या आ गया, साहित्य कोश क्या आ गई, पद्धतियां। सुनो, इस बिंदु का मतलब क्या है, कहना मैं क्या चाहता हूं। हम सभी देखते हैं कि हमारे पास जो मोबाइल होता है, उस मोबाइल में जो बिल्कुल जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है, जो मोबाइल नंबरों की सूची होती है, वह एक निश्चित क्रम में होगी। जैसे हम देख पाते हैं कि ए से शुरू होने वाले नाम आरंभ में होते हैं और जिनका नाम वाई या जेड पे होता है उनके नाम लास्ट में आते हैं। मित्रों ध्यान से समझना मेरी बात को, एक एक शब्द पे गौर करना। हम छोटी कक्षा में पढ़ते थे, हम विद्यालय में जब पढ़ा करते थे, आज भी बहुत बार हम देखते हैं कि परीक्षाओं में बिल्कुल विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बनाई गई है। ए नाम वाले पहले और जिनका नाम वाई जेड पे आ रहा है उनका स्थान अंत में आता है।
विद्यालय में अध्यापक जी जब बिल्कुल उपस्थिति दर्ज करते थे तो ऐसे शुरू होने वाले नाम पहले आ रहे हैं, ऐसे शुरू होने वाले नाम पहले आते हैं, और जिनका नाम वाई या जेड विजय वगैरह होता तो वह नाम सबके अंत में आता। मेरे मित्रों, यह नामों का जो व्यवस्थीकरण था, बिल्कुल यह नामों का जो व्यवस्थित क्रम था, यह हम केवल और केवल कौन सी भाषा से कर रहे हैं? अंग्रेजी भाषा से। किससे करते हैं मित्रों? अंग्रेजी भाषा से करते हैं। किससे करते हैं मित्रों? अंग्रेजी भाषा से करते हैं। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, जैसे आपके सभी 50 मित्रों से हर एक व्यक्ति के न्यूनतम मैं मान रहा हूं औसत हैं, जैसे हमारे 10 मित्र हैं, और मैं आपसे कहूं कि आप अपने 10 मित्रों का नाम हिंदी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए कि पहले किसका नाम आएगा, पहले किसका नाम आएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मित्रों? जैसे आपके 10 मित्र हैं, आपके मोबाइल नंबर में 10 व्यक्तियों के नंबर आपको सेव करने हैं, और मैं आपको कह रहा हूं क्या इनका व्यवस्थित क्रम आपको अंग्रेजी वर्णमाला या अंग्रेजी के वर्ण ABCD के अनुसार नहीं, बल्कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो आप सबसे पहले कौन से वर्ण को चुनोगे? सबसे पहले कौन से वर्ण को चुनोगे? यह आप लोगों के लिए प्रश्न है। बताइए जरा मेरे मित्रों, मेरा प्रश्न वापस से सुनना। हिंदी वर्णमाला में शब्दकोशीय क्रम के अनुसार पहला वर्ण क्या होगा? हिंदी वर्णमाला में शब्दकोशीय क्रम के अनुसार पहला वर्ण क्या होगा? दोस्तों जरा जवाब दीजिए, मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा में हूं। सुरेंद्र जी, आपका जवाब सही नहीं है। ए वर्ण नहीं आता, ए वर्ण नहीं आता। हम स्वरों में सबसे पहले ए पढ़ते हैं। मेरे मित्र सोच रहे हैं कि ए आता है तो ए ही लिख दीजिए। नहीं मेरे मित्रों, ऐसे आरंभ नहीं करेंगे, ऐसे आरंभ नहीं करेंगे। इस बिंदु का पढ़ाने का वजह, इस बिंदु को पढ़ाने का उद्देश्य ए और ऐसे नहीं होता मेरे मित्रों। बिल्कुल बिल्कुल आपका गलत जवाब है, बिल्कुल गलत जवाब है। और अब जब गलत जवाब भी इतनी शीघ्रता से दे रहे हैं कि मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूं। मेरे दोस्तों सुनिए, मेरे दोस्तों सुनिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कहना क्या चाह रहा हूं। बहुत अलग चीज रखने वाला हूं आपके सामने। अंग्रेजी की डिक्शनरी होती है, इंग्लिश की मीनिंग बुक होती है हमारे पास, ऐसे ही हिंदी भाषा का भी एक मानक शब्दकोश होता है दोस्तों। भाषा कोई भी हो, उसका अपना एक निश्चित शब्दकोश होता है। आपको कोई शब्द दे दिया जाए और कहा जाए कि इस शब्द का आप अर्थ ढूंढ कर निकालिए। हम कब ढूंढ पाते हैं अंग्रेजी डिक्शनरी में किसी भी मीनिंग का हम अर्थ कब ढूंढ पाते हैं? जब हमें पता रहता है कि कॉर्नर पे लिखा हुआ है कि इस पन्ने पे या इस पृष्ठ पर कौन से वर्ण से आरंभ होने वाली मीनिंग मिलेंगी। बिल्कुल हरि सिंह जी का जवाब बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल बिल्कुल सही आया है हरि सिंह जी का जवाब। ध्यान से समझना, वापस से मैं जब बोल रहा हूं ध्यान से सुनो मेरी बात को। अब आप कमेंट करना रोकिए जरा दोस्तों, मेरी बात आरंभ करूं मैं। यह बिंदु आज ही पूरा होगा, बिल्कुल। अब आप इसे यदि देरी से करेंगे तो आपकी संधि में देरी हो जाएगी दोस्तों। अब आप जिम्मेदार स्वयं होंगे, इसीलिए तो कहता हूं जो बात बता रहा हूं, जिस तरीके से समझा रहा हूं उसको समझने का प्रयास कीजिए। आपके जहन का हर एक सवाल मैं समाप्त कर दूंगा। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा हिंदी शब्दकोश में हमें किसी शब्द का अर्थ ढूंढना है, और एक अंग्रेजी मीनिंग डायरी या अंग्रेजी के शब्दकोश में हमें एक इसी अंग्रेजी मीनिंग का अर्थ ढूंढना है। तो अंग्रेजी मीनिंग का अर्थ शब्दकोश में ढूंढ पाना हमारे लिए सरल क्यों होता है कि हम देखते हैं कि ABCD का जो क्रम होता है शब्दकोश में उन वर्णों का वही क्रम होता है। लेकिन दोस्तों हिंदी भाषा एक मानक भाषा, अनोखी भाषा, विचित्र भाषा, क्या इसके वर्णों का शब्दकोशीय क्रम अलग होता है? अब मैं आपको परिचय कराने वाला हूं कि हिंदी में शब्दकोश में जो वर्णों का क्रम होता है, अर्थात हिंदी में पहले पृष्ठ पर कौन से वर्ण से आरंभ होने वाले शब्द होते हैं, उसके बाद कौन से वर्ण से आरंभ होने वाले शब्द होते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। हिंदी में शब्दकोश का क्रम क्या होता है, मैं लिख रहा हूं शुरू से, पूरी वर्णमाला लिख दूंगा, बहुत शीघ्रता के साथ लिख देंगे और उसको फिर आराम से समझेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें आता है क्या? अनुस्वार। सबसे पहले अनुस्वार वाले वर्ण को लिखा जाएगा मित्रों। बिल्कुल सबसे पहले कौन से वर्ण को लिखा जाएगा? अनुस्वार वाले वर्ण को लिखा जाएगा दोस्तों। उसके बाद में आएगा आपका कौन सा? अनुनासिक। उसके बाद में दोस्तों कौन सा आएगा? अनुनासिक वर्ण आएगा। और उसके बाद में आता है दोस्तों क्या? विसर्ग। उसके बाद में क्या आता है शब्दकोश में दोस्तों? विसर्ग आता है। प्रश्न क्या है सुनना, प्रश्न क्या है? हिंदी में शब्दकोशीय क्रम के अनुसार प्रथम वर्ण होता है, तो जवाब क्या होगा मेरे मित्रों? जवाब होगा क्या? सदैव अनुस्वार होता है।
हिंदी के शब्दकोश का प्रथम वर्ण क्या होता है दोस्तों? अनुस्वार होता है। इन तीनों के बाद स्वरों का वही क्रम जो हम पढ़ते हैं, ए के बाद आ के बाद लघु ई, उसके बाद दीर्घ ई, उसके बाद लघु उ और उसके बाद दीर्घ उ, फिर आता है ऋस्व री और उसके बाद में आता है आपका गुण स्वर ए और वृद्धि स्वर ऐ, उसके बाद में आता है ओ और आपका आता है वृद्धि स्वर औ। अर्थात स्वरों का तो वही क्रम रहेगा, लेकिन जो अंतिम तीन वर्ण थे अंग और अह, अयोगवाह तथा एक अनुनासिक, ये तीनों पहले लिखे जाएंगे। चलो यह बात भी समझ में आई। अब बात आती है व्यंजनों के क्रम की। कौन से क्रम की आती है मित्रों? व्यंजनों के क्रम की। तो व्यंजनों का क्रम बता रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले कौन सा आता है? क वर्ण आता है। उसके बाद आता है दोस्तों क्षत्रिय वाला क्ष। ये क्यों आया? प्रश्न यहीं से उठता है। शब्दकोशीय क्रम के अनुसार, शब्दकोशीय क्रम के अनुसार क के बाद कौन सा वर्ण आएगा? क के बाद कौन सा वर्ण आएगा? विकल्प दे दिया जाता है ख, क्ष, ग और उपरोक्त में से कोई नहीं। हम क्या करते हैं, हमें याद रहता है कि क के बाद में तो ख आता है और इस विकल्प का चयन कर लेते हैं दोस्तों, जबकि हमें यह नहीं पता होता कि क के बाद वह वर्ण लिखा जाएगा जो क का संयुक्त अक्षर से बनता है। क के किस रूप से बनता है दोस्तों? संयुक्त अक्षर से बनता है। अर्थात शब्दकोशीय क्रम के अनुसार यदि बात की जाए, शब्दकोशीय क्रम के अनुसार बात की जाए तो क के बाद में क्या लिखा जाएगा? क्ष लिखा जाएगा। उसके बाद में आता है ख, उसके बाद में आता है ग, फिर आता है घ और उसके बाद में आपकी क वर्ग के पंचमाक्षर अर्थात यंखाली। उसके बाद में आता है च वर्ग का पहला च, उसके बाद में आता है छ, फिर आता है दोस्तों जय। यहां पर फिर से ध्यान देना, यहां पर फिर संयुक्त अक्षर आएगा क्योंकि वो ये जय के योग से बनता है, यह क के योग से बनता है। उसके बाद में आता है दोस्तों झ और फिर आता है च वर्ग का पंचमाक्षर। उसके बाद आता है ट, ठ, ड, ढ और अण। यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं ताड़नजात वर्णों का जिक्र नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था इनसे कभी नए शब्द का आरंभ नहीं होता, तो वो किसी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में प्रयुक्त ही नहीं होते, तो उनका क्रम याद करने की आवश्यकता भी नहीं है दोस्तों। उसके बाद में आता है आपका कौन सा? तय। तय के बाद में एक संयुक्त अक्षर आता है कौन सा? त्रय। उसके बाद में आएगा दोस्तों थ, फिर आता है द, उसके बाद में आता है ध और अंत में आता है न। उसके बाद में आता है प वर्ग। प वर्ग का वही क्रम जैसा कि हम पढ़ते भी हैं। और उसके बाद में आते हैं आपके कौन से दोस्तों? अंतस्थ वर्ण, य, लुंठित ल, रे, ल और व वर्ण। उसके बाद में आते हैं आपके श, फिर यहां पर ध्यान देना, फिर यहां पर ध्यान देना, संयुक्त अक्षर आता है श्रेय, फिर आता है आपका मूर्धन्य सकार, उसके बाद में दंत्य सकार और अंतिम वर्ण क्या आएगा दोस्तों? है वर्ण आता है। प्रश्न क्या आएगा इसमें? प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न क्या, या तो पूछा जाता है कौन से वर्ण से पहले कौन सा वर्ण है और कौन से वर्ण के बाद कौन सा है। अब याद करने की चीजें क्या क्या है, इनमें हमें समझने की और ध्यान में रखने की चीजें क्या हैं। यदि वर्णों का क्रम पूछा जाता है मित्रों, तो या तो इन तीन का पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों वर्णों को इनके अंत में पढ़ते हैं, जबकि शब्दकोश में ये कहाँ आते हैं? पहले। और प्रश्न पूछे जाने के ज्यादातर विकल्प या ज्यादातर जो संभावनाएं बनती है वो यहाँ बनती हैं। क्या? ख वर्ण से पहले शब्दकोश में क्या लिखा जाता है? और पहला ही विकल्प मिलता है हमें क, जबकि हमारा सही उत्तर होना चाहिए क्ष। दूसरी बात, जय वर्ण से पहले क्या आएगा? जय आएगा, या जय वर्ण के बाद में क्या आएगा? जय आएगा। ये बस इस क्रम का ध्यान रखना है। जहां जहां संयुक्त अक्षर आ रहे हैं हमें वह क्रम ध्यान रखना है कि ये किसके तो पहले लिखा गया और किस वर्ण के बाद में लिखा गया। इन चार वर्णों का हमें ध्यान रखना है। बाकी सारी वर्णमाला उसी क्रम में है जिस क्रम में हम इनको पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। यह बात आपके समझ में आई क्या कि शब्दकोशीय क्रम के अनुसार कौन से वर्ण के बाद कौन सा वर्ण लिखा जाता है दोस्तों। प्रश्न केवल 4 जगह तो व्यंजन की है और 3 आपके स्वरों में है। केवल इस क्रम का ध्यान रखना है, उसके अलावा मैंने किसी क्रम में कोई बदलाव नहीं किया। यह देखो स्वरों का वही क्रम है जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं। इनके चारों के अलावा व्यंजनों का वही क्रम है जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं। जहां जहां प्रश्न बनने की संभावनाएं बनती हैं इन चारों वर्णों का ध्यान रखना है और इन 3 वर्णों का मेरे मित्रों ध्यान रखना है। अगर ये बातें आपके समझ में आ गई तो आप कभी गलती नहीं करोगे दोस्तों। अब आपको पता चल जाएगा कि हिंदी वर्णमाला के शब्दकोशीय क्रम के अनुसार कौन सा नाम पहले आएगा और कौन सा नाम मेरे दोस्तों बाद में आएगा।
पहले बात, क्या प्रश्न या तो इस तरीके से पूछा जाएगा, और यदि ऐसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है तो आपको क्या देता है, 5 शब्द देता है। जैसा कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, और वह प्रश्न किस तरीके से आएगा, मैं उस प्रश्न पे चर्चा करने से पहले आपसे फिर कहना चाहूंगा दोस्तों कि एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं उस प्रश्न की भी चर्चा कर सकूं। यहां तक की बात समझ में आ गई मेरे मित्रों। आज मैं आपके प्रश्नों का जवाब भी देने वाला हूं। बिल्कुल पीछे की कक्षाओं में जितने भी मेरे मित्रों ने सवाल किए हैं, जितने भी वर्णमाला से संबंधित उनके जहन में जो प्रश्न शेष रहे थे, या तो अधिकतर के जवाब उन्हें मिल गए हैं। मैं एक बार पुनः कहना चाहूंगा, एक बार आप आज से पहले की 6 सेशन और एक आज ये 7 कक्षाएं जो वर्ण विचार से संबंधित हैं, इन सभी को एक बार नियमित क्रम से देखना, इन सभी को एक बार नियमित क्रम से देखना। फिर भी यदि आपके जहन में कोई सवाल है तो आपका दोस्त आपके सामने सदैव रात के 9 बजे उपस्थित हो जाता है। आप अपना प्रश्न मेरे सामने रख सकते हैं, आपको निसंदेह निसंकोच आराम से आपको उसका वेद जवाब दिया जाएगा मित्रों। तो एक बार मैं वापस से बात करता हूं आगे की, कि प्रश्न कैसे पूछा गया, प्रश्न कैसे पूछा गया। इसका स्क्रीनशॉट लिया मेरे मित्रों। अब क्या होता है, आगे की बात करता हूं। देखिए हमें क्या करता है, इस शब्दकोश के क्रम में, इस शब्दकोश या साहित्य कोश के क्रम में क्या करता है, प्रश्न कैसे पूछता है। पहला प्रकार का प्रश्न तो क्या होगा, इन वर्णों में से किसी भी वर्ण के पहले या बाद में कौन सा आता है, कौन सा वर्ण किसके बाद लिखा जाता है, यह पूछा जा सकता है कि इनका क्रम क्या होगा, किस वर्ण के बाद कौन सा वर्ण लिखा जाएगा। दूसरा जो है प्रश्न पूछने का तरीका वह क्या होगा, हमें 5 शब्द दे दिए गए। जैसे मान लीजिए आ गया क्षय, शब्द आ रहे हैं क्षत्रिय, शब्द आ गया क्रम, शब्द आ गया कर्म, शब्द आ गया जैसे कम, शब्द आ गया क्या, शब्द आ गया क्षयी। इस प्रकार से शब्द दे दिए। ध्यान से समझना मित्रों, आप केवल तुक्का मत लगाना। मैं प्रश्न जो बोल रहा हूं उसको समझना कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। इतने सारे नाम मैंने इसलिए लिखे हैं कि आपके बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ सके। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो औसत प्रश्न में हर एक प्रश्न का समय जो 1 मिनट के आसपास का 45 सेकंड से 60 सेकंड का होता है, उस समय में हल किया जा सके, इतना ही बड़ा प्रश्न होता है। अर्थात 4 या 5 शब्द आपके सामने होते हैं। हमने यहाँ पर कितने ले लिए हैं दोस्तों, 6-7 शब्द ले लिए हैं। यह कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्न क्या है वह सुनिए। ये मेरे पास कुछ नाम दिए गए हैं, अब मैं इनका स्थान निर्धारित करूंगा कि 1 नंबर पर कौन सा नाम आएगा। जैसे मैं पहले कह दूं कि यह रोल नंबर 1 है, यह रोल नंबर 2 है, इसका अनुक्रमांक 3 होगा, इसका अनुक्रमांक 4 होगा, इसका अनुक्रमांक 5 होगा, इसका अनुक्रमांक 6 होगा और इसका अनुक्रमांक 7 होगा। लेकिन क्या यह शब्दकोश के क्रम के अनुसार सही है? बस यही चीज हमें जांचनी है मित्रों। तो हम इस प्रकार के प्रश्न का जवाब कैसे दें, मजाक की बातें नहीं है मित्रों। आप क्या करते हैं, अनावश्यक बातें बिल्कुल ध्यान में ले लेते हैं और काम की बात छूट जाती है। इसी प्रकार से लगातार 2 प्रश्न पूछे गए थे। 4 नंबर का मामला है दोस्तों, और 4 नंबर अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं मित्रों। 1 नंबर का महत्व उस व्यक्ति से पूछिए जो कुछ पॉइंटों से दूर रहा है। बिल्कुल वही व्यक्ति समझा सकता है कि पॉइंट 01 की कहानी क्या होती है दोस्तों। उसके हृदय की हर एक धड़कन उससे सवाल करती है कि काश तू ऐसी गलती न करता तो इतना दूर न होता। दोस्तों ये तो 4 अंक का मामला है। यहाँ तो आपकी पूरी किस्मत तख्ता पलट कर सकती है, पूरी जीवन की बाजी पलटा खा सकती है। ध्यान से समझना मित्रों, इनका जवाब कैसे देंगे। हमारे पास जैसे ये शब्द हों तो इनका क्या करना है, सबसे पहले इनको ऊपर से नीचे के क्रम में लिख देंगे। जैसे सबसे पहला शब्द आ गया कौन सा, क्षयी। उसके बाद आया है मित्रों कौन सा, क्षय। उसके बाद में आया है कौन सा मित्रों, क्षत्रिय। उसके बाद में आ गया मित्रों क्रम। फिर अगला शब्द है कर्म। उसके बाद में मित्रों लिखा हुआ है कम। और अंतिम शब्द है मित्रों कौन सा, क्या। हमें क्या करना है, जो भी हमें ये शब्द दिए जाएं इनका शाब्दिक विच्छेद करना है, संधि विच्छेद नहीं करना मित्रों। संधि विच्छेद कल से आरंभ होने वाले हैं, संधि विच्छेद कल से आरंभ होने वाला है। इनका क्या करना है हमें दोस्तों, शाब्दिक विच्छेद करना है। अर्थात प्रत्येक शब्द के स्वर और व्यंजनों को अलग अलग लिख देंगे। जैसे
क्षयी का मैं शाब्दिक विच्छेद कर रहा हूं, मुझे पता है यह एक संयुक्त अक्षर है, तो देखो कै, उसके बाद में जुड़ा हुआ है श, और से में क्या जुड़ा हुआ है मित्रों, ए। क्योंकि ये संयुक्त अक्षर था, उसके बाद में क्या जुड़ा हुआ है मित्रों, ये, और ये में जुड़ी हुई है दीर्घ ई। ये शाब्दिक विच्छेद होता है, अर्थात प्रत्येक स्वर और व्यंजन को अलग अलग लिख देंगे। ऐसे एक श का टुकड़ा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, कै, उसके बाद में श, उसके बाद में है दोस्तों ए के बाद में है ये, और ये के बाद में जुड़ा हुआ है मित्रों ए। क्षत्रिय का क्या होगा, वही कै के बाद में आएगा मूर्धन्य श, उसके बाद में जुड़ा हुआ है मित्रों ए के बाद में देखो यहां पर फिर से संयुक्त अक्षर आ रहा है, तय में जुड़ा हुआ है रे, और रे में जुड़ी हुई है दीर्घ ई, त्री। उसके बाद में है मित्रों ये, और ये में जुड़ा हुआ है क्या, ए। फिर आगे बढ़ते हैं क्रम में, कै को अगर स्वर रहित, क्योंकि मुझे पता है खड़ी पाई के वर्ण के नीचे क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, रे जुड़ा हुआ है। कै को जैसे स्वर रहित किया तो आगे आ गया रे को जैसे स्वर रहित किया तो इसमें क्या निकला, ए। फिर आगे लिखा हुआ है मैं, और मैं में क्या जुड़ा हुआ है मित्रों, ए जुड़ा हुआ है। फिर आगे है कर्म, इसमें कै पूरा है तो कै को आधा करते ही कै का ए बाहर आ गया। उसके बाद में हमें पता है कि रे आधा है, रेप में लिखा हुआ है, और मैं के बाद में क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, ए जुड़ा हुआ है। कम का टुकड़ा क्या हो जाएगा, कै योग ए योग मैं योग ए, अर्थात सभी वर्णों के स्वर और व्यंजन अलग अलग कर देंगे। अंत में लिखा हुआ है कै में आएगा ये, और ये में क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, आ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, शाब्दिक विच्छेद कर लेंगे। शाब्दिक विच्छेद कर लेंगे दोस्तों, क्या कर लेंगे, शाब्दिक विच्छेद कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, वर्णों का क्रम जांचना है कि शब्दकोश में कौन सा वर्ण पहले आता है और कौन सा वर्ण बाद में आता है। अभी अभी हमने जाना है कि कौन सा वर्ण पहले आएगा और कौन सा वर्ण बाद में आएगा, और इसी क्रम के अनुसार मैं बात करना चाहूंगा। देखो पहला वर्ण सभी में क्या मिल रहा है मित्रों, इन सभी में पहला वर्ण मुझे क्या मिल रहा है, कै मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोस्तों, कै मिल रहा है। और जो चीज सब में समान हो वहां से आप स्थान निर्धारित नहीं कर सकते, वहां से हम स्थान निर्धारित नहीं कर सकते। पहला वर्ण सभी का क्या हो गया दोस्तों, समान हो गया। तो हम क्या करेंगे, अगले वर्ण पे चलेंगे। यहां पर देखो मूर्धन्य सकार, यहां भी मूर्धन्य सकार और यहां भी मूर्धन्य सकार। यहां पर आ रहा है रेप वर्ण रे, और यहां पर एस वर्ण मिल रहा है दोस्तों। हमें पता है पहले क्या लिखा जाएगा, इन सभी में ए स्वर आएगा, क्योंकि यह भी व्यंजन है, यह भी व्यंजन है, यह भी व्यंजन है, और ये भी दोनों क्या है दोस्तों, व्यंजन है। तो हमारा जवाब इन दोनों में से एक होगा। अब इन दोनों में भी ए मिल गया तो हम फिर क्या करेंगे, आगे वाले वर्ण पे जाएंगे। इन दोनों में समान वर्ण आ गया, आगे वाले वर्ण पे जाओ। हमें पता चला दोस्तों यहाँ पर रे वर्ण लिखा हुआ है और यहाँ पर मैं वर्ण लिखा हुआ है, और ये चीज हमें पता है कि पहले रे आएगा या मैं आएगा दोस्तों। तो पहले क्या आता है दोस्तों, मैं वर्ण आता है, अर्थात एक नंबर किसका होगा, कम का। तो 2 नंबर किसका हो जाएगा, कर्म का। अब जिसका स्थान हमें पता चल चुका दोस्तों, उसका स्थान का नंबर हम लिखते चलेंगे, उसका स्थान का नंबर हम लिखते चलेंगे। कम को हमने कितना नंबर दिया, 1, और कर्म को हमने कितना नंबर दे दिया दोस्तों, 2। अब जिन जिन नामों का हमें पता चल चुका है उन नामों की वापस से हम जांच नहीं करेंगे, उन नामों की जांच हम नहीं करेंगे। अब हमारे पास केवल कितने नाम बच गए, 1 2 3 4 और 1, 5 नाम बचे हुए हैं। वही तरीका फिर से अपनाएंगे। इन पांचों का पहला वर्ण समान है, दूसरा वर्ण देखो मूर्धन्य सकार मूर्धन्य सकार मूर्धन्य सकार, यहां पर रे लिखा हुआ है और यहां पर ये लिखा हुआ है। बताइए दोस्तों, शे रे और ये, इन तीनों में पहले कौन सा आता है दोस्तों, कौन सा आता है, यह वर्ण पहले आता है, अर्थात 3 नंबर किसका होगा, क्या का। 3 नंबर किसका होगा, पहले क्या का। फिर ये के बाद हमें पता है दोस्तों क्या आता है, रे वर्ण आता है, अर्थात 4 नंबर किसका होगा दोस्तों, कर्म का। 4 नंबर किसका होगा दोस्तों, कर्म का। अर्थात इन चारों शब्दों का हमें स्थान पता चल चुका। अब 3 बचे हुए हैं, इन तीनों का भी पता लगाएंगे दोस्तों, इन तीनों का भी पता लगाएंगे दोस्तों। देखो पहला वर्ण तीनों का समान, दूसरा वर्ण भी तीनों का समान है, और तीसरा वर्ण भी तीनों का समान है दोस्तों। चौथे वर्ण पे चलिए, यहां पर आ गया ये, यहां पर भी आ गया ये, और यहां पर आ गया दोस्तों तय। अब हमें पता है तय वर्ग पहले आता है, क्योंकि ये वर्गीय वर्ण है और ये अंतस्थ है, तो वर्ग लाइन पहले आती है, अर्थात 5 नंबर किसका होगा, क्षत्रिय होगा। 5 नंबर कौन होगा दोस्तों, क्षत्रिय का होगा। अब इसके बाद हमारे पास 2 बचे हुए हैं, और इन दोनों शब्दों में देखा, पहला वर्ण दोनों का समान, दूसरा वर्ण दोनों का समान, तीसरा वर्ण भी दोनों का समान, चौथा वर्ण भी दोनों का समान मेरे दोस्तों।
पता चला यहाँ पर ई है और यहाँ पर ए, और मुझे पता है कि ए पहले आता है, अर्थात 6 नंबर क्षय का होगा और 7 नंबर किसका हो जाएगा दोस्तों, क्षयी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा मित्रों, क्षयी का हो जाएगा। अर्थात मेरे कहने का आशय यह है, मेरे कहने का आशय यह है, इतने शब्द नहीं दिए जाएंगे दोस्तों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 शब्द दिए जा सकते हैं। केवल एक ही तरीका, बिल्कुल रामकिशोर मीणा जी आपका बिल्कुल सही जवाब है आपका, क्या कि हमें 4 या 5 शब्द दिए जाएंगे, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होगा दोस्तों। यदि आप तुक्का लगाते हो, यदि आप तुक्का लगाते हो तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्न का अटेम्प्ट गलत होगा। क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, जो भी शब्द हमें दे दिए जाएं, जो भी शब्द हमें दे दिए जाएं, उनका सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, शाब्दिक विच्छेद करना है। बिल्कुल दोस्तों, क्या होता है उनका, हमें क्या करना है, शाब्दिक विच्छेद करना है। शाब्दिक विच्छेद करने के बाद हम वर्णमाला के क्रम के अनुसार देख लेंगे, और वर्णमाला का साहित्य कोश के अनुसार जो कर्म होता है वह मैंने आपके सामने उल्लेखित कर दिया है मेरे दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो मैं एक बार फिर से मौका दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस आगे वाले पृष्ठ का भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे मित्रों। यह जो आगे हम जिस बात की चर्चा कर चुके हैं, यह था आपका कौन सा, शब्दकोश और साहित्य कोश के अनुसार वर्णमाला का क्रम और प्रश्न प्रकार जो पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं। पुलिस सब इंस्पेक्टर या एसआई में जो विद्यार्थी बैठकर अपना भविष्य आजमाएंगे, उन मित्रों से कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के प्रश्नों से उनका पाला पड़ने वाला है दोस्तों, सचेत रहें। बिल्कुल इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ण पहले आता है और कौन सा वर्ण बाद में आता है। तो यह हम जो पिछले 5-6 सेशन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, ये सारी की सारी बातें वर्णमाला से संबंधित थी, सारी की सारी बातें वर्णमाला से संबंधित थी। अब मैं कुछ प्रश्नों की बातें करने वाला हूं मित्रों, बिल्कुल। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, अभी धन्यवाद का समय नहीं आया। धन्यवाद आप नहीं, आपकी आत्मा देगी दोस्तों। उत्कर्ष परिवार को आप थैंक्स बोलोगे, तहे दिल से आभार व्यक्त करोगे। इतना मुझे विश्वास है दोस्तों कि हमें पता चले कि हम पढ़ क्या रहे हैं। बहुत अलग चीज बताऊंगा, अब सुनिए। मेरे किसी मित्र ने एक सवाल किया था कि सर नासिक और अनुनासिक में क्या अंतर होता है, तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, नासिक वर्ण वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु नासिका से बाहर आती है, उन्हें नासिकीय कहा जाता है। और अनुनासिक वर्ण वह होता है जिसका उच्चारण करते समय प्राणवायु नाक और मुंह दोनों से बाहर आती है। इसका स्क्रीनशॉट लिया हो तो मैं इन प्रश्नों को थोड़ा सा लिखकर बताना चाहूंगा। देखिए, नासिकीय वर्ण है जैसे अनुस्वार, इसका उच्चारण करते समय संपूर्ण प्राणवायु नाक से बाहर आती है। और यह होता है दोस्तों आपका अनुनासिक, जिसमें प्राणवायु नाक और मुंह दोनों से आती है। इसका उच्चारण नासिका से होता है, यह कहलाता है नासिके, और इसमें नाक और मुंह दोनों से होता है, इसलिए इसको कहा जाता है दोस्तों अनुनासिक। एक दूसरे मेरे मित्र हैं जिनका सवाल था, आप सुनना दोस्तों, ये बहुत काम के प्रश्न हैं, बहुत अच्छे विद्वान साथियों ने मेरे से प्रश्न रखे हैं। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मैं आपके प्रश्न जो होते हैं उनका जवाब दे रहा हूं। सुनिए, आप भी अपने प्रश्न रखना। दूसरे व्यक्ति का, दूसरे मेरे मित्र का, दूसरे मेरे विद्वान साथी का सवाल था क्या कि सर जो अयोगवाह वर्ण विसर्ग होता है, सर जो अयोगवाह वर्ण विसर्ग होता है, यह सघोष होता है या अघोष होता है? एक प्रश्न। इसी के साथ उनका दूसरा प्रश्न और था, इसी के साथ उनका दूसरा प्रश्न और था कि है का उच्चारण स्थान आरबीएससी की बुक में दे रखा है दोस्तों, कौन सा? कंठे। तो मैं उस मित्र से कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटी का जो ठीक पहले वाला एडिशन था उसमें इसे अली जिह्वा वर्ण कहा गया है दोस्तों। आप पुस्तक का पृष्ठ नंबर 3 खोलकर देख सकते हैं। मैं आपको फैक्ट के साथ दे रहा हूं, फैक्ट के साथ देख रहा हूं, बिल्कुल चैलेंज के साथ बता रहा हूं दोस्तों कि यदि आपको अली जिह्वा विकल्प में दे दिया जाए तो आप इसे ही चयन करके आना। यदि आपको अली जिह्वा विकल्प ही नहीं देता है और केवल कंठे मिले तो आप कंठे को वरीयता देना। लेकिन यदि आपको अली जिह्वा या स्वर यंत्र कहा जाए तो आपके प्रश्न का जवाब अभी भी कह रहा हूं, कौन सा आएगा? अली जिह्वा ही आएगा दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी डिसाइड करता है, आरबीएससी ने यह जिम्मा उसे दे दिया है और एनसीईआरटी में यह चीज अली जिह्वा में लिखी जा चुकी है मेरे मित्र, इस बात का जरा ख्याल रहे। दूसरी चीज आगे और सुनिए, उसका अगला सवाल था कि है को हम विसर्ग को अघोष कहेंगे या सघोष कहेंगे, विसर्ग को अघोष कहेंगे या सघोष कहेंगे? तो ध्यान देना, इसको हम है के समान उच्चारित करते हैं दोस्तों।
हिंदी भाषा में उच्चारण साम्य का लिपि दोष पाया जाता है। कहाँ कहाँ है? हिंदी भाषा इतने सारी अच्छी विशेषताओं के बाद इसमें कुछ कमियां हैं दोस्तों, बता देता हूं कौन कौन सी हैं। यह है कौन सा? री स्वर, और यह है रे पे छोटी की मात्रा। दोस्तों इन दोनों वर्णों का उच्चारण एक जैसा होता है, बोलकर देखिए, री और री, इन दोनों का उच्चारण एक जैसा होता है। इसे कहा जाता है उच्चारण साम्य। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उच्चारण साम्य का लिपि दोष। अर्थात हिंदी भाषा में यह एक लिपि में कमी रह गई कि कुछ वर्णों का उच्चारण एक जैसे होने लगा, एक जैसे होने लगा मेरे मित्र, एक जैसे होने लगा। अब इसका जवाब अपने आप मिलेगा जब मैं कहूंगा कि मुझे नमः लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, और मुझे नमः लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा। जरा दोस्त इसे भी पढ़कर देख लीजिए, इन दोनों का उच्चारण भी एक जैसा होता है, अर्थात विसर्ग और है वर्ण का उच्चारण भी एक जैसा होता है। अब आप पता लगा सकते हैं कि है वर्ण एगोस है या सेगोस, तो विसर्ग एगोस होगा या सेगोस होगा मेरे दोस्त। जरा आप इस बात को ख्याल रखें। क्या? वैसे तो अयोगवाह ध्वनियों में अनुस्वार और विसर्ग दोनों आते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है, और है वर्ण जो है इसे अलिजिह्वा वर्ण कहा जाता है, और विसर्ग का उच्चारण है के समान होता है, अर्थात यह भी सैगोस वर्णों में गिना जाएगा। यह भी कहाँ गिना जाएगा मेरे दोस्त? सैगोस वर्णों में गिना जाएगा। एक मेरे मित्र का सवाल था कि मैं कॉमर्स का विद्यार्थी हूं और रिट की तैयारी कर सकता हूं क्या? बहुत जानकारी के लिए बता देता हूं, इतने सारे व्यूअर हैं, इतने सारे वीडियो देख रहे हैं मित्रों, ध्यान से सुनना। यदि कोई कॉमर्स का विद्यार्थी है और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहता है तो वह निश्चित रूप से कर सकता है। उन्हें एसएस में शामिल किया गया था, अब की बार आगे भी ऐसा ही कोई रास्ता निकल जाएगा मेरे दोस्तों। तो आपका यह जो साल और आपका जो ये तैयारी करने का जज्बा है उसे कम मत कीजिए, आप लगातार बने रहिए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज की कक्षा से विदा लेना चाहूंगा। और उससे पहले मैं बता देता हूं, कल डाटा बचा के रखिए दोस्तों, कल नेट को बचा के रखिए दोस्तों, क्योंकि कल हमारा जो बिंदु शुरू होने वाला है दोस्तों, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, कौन सा होगा? संधि। कौन सा होगा दोस्तों? संधि आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी मेरे मित्रों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल नहीं किया, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन नहीं किया, तो पहले वह कीजिए। और हम कल मिलेंगे आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद, राम राम सा। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.